हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक नायक और हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर से कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जहां हमने तमिलनाडु बोर्ड के ऊपर एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू किया था। एंशिएंट हिस्ट्री का इनफैक्ट वन ऑफ द लास्ट लेक्चर्स में आपको ये कह सकता हूँ, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास के अंदर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था दी टॉपिक बिटवीन द पोस्ट गुप्ता एरा, और पोस्ट गुप्ता एरा को हमने कवर किया था गुप्तास के कंटिन्यूएशन से कि कैसे गुप्ता पीरियड के अंदर वी विल फाइंड कि फ्यूडलिज्म की शुरुआत होगी, जिसके हिस्टोरियंस को लेके अलग अलग ओपिनियन से अलग अलग थॉट से 320 से 550 और 550 के बाद का पीरियड जहां से गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है, वी विल सी कि 550 से लेके 750 तक का एरा जो है इसी को ही पोस्ट गुप्ता का सबसे फर्स्ट पीरियड कहते हैं। ये पोस्ट गुप्ता के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया कि किस तरह से 550 से लेके 750 के बीच में हर्षवर्धन जैसे राजा निकल के आए और हर्षा के कंटेम्प्रेरी चालुक्यन डायनेस्टी भी कैसे निकल के आती है, जो पावर के ऊपर इसी पीरियड के अंदर हुआ करती थी। इसी कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर हमने आपको ये भी दिखाया कि 750 से लेके 1000 तक का जो पीरियड है, ये 1000 तक का पीरियड के अंदर कन्नौज को लेके ट्राइंगल चल रहा है। ये कन्नौज ट्राइंगल के अंदर हमने आपको पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे अलग अलग डायनेस्टीज गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूतों के बीच में लड़ाइयां चल रही है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल गोइंग ऑन बिटवीन गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड द राष्ट्रकूत, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीरियड बिटवीन 1000 टू 1200 तक का जब हम लोग पीरियड देखेंगे, जिसे हम लोग राजपूत पीरियड के रूप में पहचानते हैं, ये पीरियड के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम फॉरेन इन्वेजन होने की शुरुआत हुई और भारत के अंदर मिडिवलिज्म की शुरुआत होती है। इसी दौर को ही हिस्टोरियंस फ्यूडलिज्म के साथ जोड़ते हैं। ये फ्यूडलिज्म के बारे में हमने आपको पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि इसके फ्यूडलिस्टिक क्यों कहते हैं। इन सब पीरियड में एक टॉपिक हमारा बाकी है, वो है एक तो चोलास का पीरियड और पल्लवास का पीरियड, जहां साउथ इंडिया के अंदर किस तरह से पल्लव डायनेस्टी का ग्रोथ हुआ। हमें यह भी देखना है कि इंपीरियल चोलास जो दक्षिण भारत के अंदर निकल के आए थे, जिन्होंने अपना एक खुद का साम्राज्य बनाया, इनका किस तरह से ओरिजिन हुआ, इन सब पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे एंड देन विल ट्राई टू कंक्लूड इट डाउन कि व्हाट वाज द रोल प्ले। ओके, तो यहां हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया के ऊपर पहुंच गए हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड को ही, इसी को ही अर्ली मिडिवल इंडिया के रूप में भी पहचानते हैं। ये अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर हमें यह भी देखना है कि किस तरह से कल्चरल चेंजेस आए और इस पीरियड के अंदर किस तरह से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है, यहां पे भी हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी पड़ेगी सर। ओके, तो आज का हमारा सेशन होगा पहले तो पल्लवों के साथ डिस्कशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि पल्लव पीरियड में क्या हुआ था। पल्लवों के साथ साथ अगर समय रहता है तो हम लोग थोड़ी बहुत कल्चर और भक्ति मूवमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट द सेशन। बट इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर यूपीएससी सीएसई, मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से ही करिए, क्योंकि वहां आपको मिलेंगे लाइव सेशंस डेडिकेटेड, आपको मेंटर मिल जाएगा, आपको आंसर राइटिंग से लेके पीवाईक्यूज और हर एक प्रकार की फायदे है। सबसे बेस्ट पार्ट है वो है कि आप कोई भी लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कोर्सेज को चेंज करने की। मतलब आपने अभी एक बैच के अंदर एनरोल्ड है, बट यू आर फीलिंग दैट कि वो दूसरी बैच के 2 टीचर्स मुझे ज़्यादा ठीक लगते हैं, तो उन 2 टीचर्स से वो सब्जेक्ट पढ़िए, बाकी 4 टीचर्स से दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। हमारे पास एक ही सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टीचर्स अवेलेबल है। आप इन सब के क्लासेस कभी भी अटेंड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, योर अंडरस्टैंडिंग, योर फ्रीक्वेंसी दैट सेट्स विद द टीचर, है ना। नॉर्मली ये होता है कि संस्थाओं के अंदर, ऑफलाइन के अंदर ये होता है कि 7-8 सब्जेक्ट है, 7-8 सब्जेक्ट में से हो सकता है कि 2-3 सब्जेक्ट के टीचर्स बहुत अच्छे आते हैं, पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे आपको नहीं होने देंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिले सीधे सीधे तौर के ऊपर, जहां टीचर्स को चूज करने का अधिकार भी विद्यार्थियों के पास रहेगा सर। खैर, तो आप जुड़िए हमारे साथ, हमारे पास बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल है। इनफैक्ट अभी 30% डिस्काउंट अवेलेबल है आज की तारीख के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो, है ना। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद न्यू बैच। आपको एक कोड यूज करना है PN Live, ये कोड को यूज करो और मैक्सिमम डिस्काउंट गेन करो व्हाइल टेकिंग द अनअकैडमिक सब्सक्रिप्शन। अभी 30% ऑफ चल रहा है, जरूर से जुड़िएगा। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपके लिए क्लासेस लेंगे 2024 के लिए। जितनी भी तैयारी कर रहे हो, इवन 23 वाले वो भी जुड़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी हमारे पास बैच है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच एज वेल। आज हम लोग आपको एक्सटेंशन भी दे रहे हैं 6 मंथ्स का। अगर आप आज के दिन में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 1 साल या उससे ऊपर का,
तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज हो जाएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा, सी सेट, सब कुछ कवर हो जाएगा विद 50,400 रुपीज। जी सर, ऑप्शनल दोनों इंक्लूडिंग सी सेट एंड द टेस्ट सीरीज एंड द नोट्स ऑल्सो यू विल गेट। ओके, तो आप जरूर से जुड़िए हमारे साथ, हमारी कोड को यूज करिए। पीएन लाइव डेडिकेटेड प्रीलिम्स बैच को ज्वाइन करना है तो आप प्रीलिम्स बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस के अंदर जुड़िए सो दैट आपकी तैयारी काफी अच्छी तरह से हो पाए। कोई भी क्वेरी है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। कोड पीएन लाइव लगाना मत भूलिएगा कभी भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तब सर। ओके, बाकी ऑफलाइन में तैयारी करना चाहते हो, ओआरएन के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारा सेंटर खुल गया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ टीचर्स आर टीचिंग इन द ऑफलाइन मोड, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। बाकी आपको यूपीएससी ईपीएफओ का बैकअप प्लान रखना है तो आप उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन लीजिए। इट्स अ वेरी आई वुड से लो कॉस्ट कोर्स जो हमने डिजाइन किया है, 1800 रुपीज से ही शुरू हो रहे हैं और इसमें भी टॉप एजुकेटर्स आपको यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, आपको गाइड देंगे और आपकी तैयारी को पुश करेंगे सर। खैर चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं चालुक्य के बाद पल्लवों के समय पे किस किस प्रकार के चेंजेस आए एंड हाउ थिंग्स चेंज इन द पल्लवास सर। ओके, अब आप समझने की कोशिश करिए, हमने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया कि कैसे चालुक्य से पल्लवास का ट्रांजिशन निकल के आता है एंड हाउ द पल्लवास विल बी टेकिंग देयर ओन डायनेस्टी अहेड सर। ओके, अब देखो पल्लवास की पीरियड जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पल्लवा पीरियड को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता है। ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे, वो सब के सब बारे में हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट आपको याद ही होगा कि पिछले क्लासेस के अंदर हमने आपको एक मेथोडोलॉजी पढ़ाई थी और मेथोडोलॉजी के अंदर हमने यही देखा था कि इनको कैसे डिफाइन करना है। इनकी डेफिनेशन इफ विल सी तो हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि पहले तो ये कौन थे, हु वर दी पल्लवास। ओके, एंड वी विल सी कि यहाँ से ही इनके ओरिजिन को लेके जो कंट्रोवर्सी चलती है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर से इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत राजाओं के नाम हमें क्लियर होने चाहिए कि कौन से राजाओं ने इनके यहाँ पे शासन किया है। इनके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सिग्निफिकेंस है। साथ में इनके यहाँ पे कल्चर के रूप में अगर आप देखोगे तो सांस्कृतिक रूप में क्या क्या बदलाव हुए, और लास्ट में आर्किटेक्चर और लिटरेचर सर, है ना। तो साहित्य में तमिल लिटरेचर का और आर्किटेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए कि पल्लवा पीरियड के बारे में हमने हिस्टोरिकली बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। ये सबसे पहले सोर्सेज के ऊपर चले जाते हैं कि कौन से यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। अब देखिए कि पल्लवास वर कंटेम्प्ररी टू दी चालुक्यस। चालुक्यस मतलब पुलकेशिन की डायनेस्टी का जो चालुक्य हुआ करते थे उनके कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई थी। हमने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि पुलकेशिन टू करके जो राजा है इसने नरसिंहवर्मन के साथ लड़ाई की थी। नरसिंहवर्मन जो पल्लव के कांची के रूलर हुआ करते थे जिन्होंने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है सर। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर रहे थे। ये दक्षिण भारतीय डायनेस्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी आपको मिलेगी। इनफैक्ट हर्षा के समय पे भी हमारे पास एविडेंसेस है कि ये पल्लवों का ओरिजिन उसके पीरियड के ट्रांजिशन में ही शायद तक हुआ होगा, क्योंकि इन मेनी ऑफ द लिटरेचर ऑफ हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन अपना डोमिनेशन कर रहा था तो ऐसा कहा गया है कि हर्षा ने एक समय पे पल्लवों के साथ भी लड़ाई की थी सर। ओके, तो पल्लवास मूलतः से कांची में रूल किया करते थे और आज का कांचीपुरम जो करके जगह है या कांचीपुरम करके जिसे हम लोग कहते हैं टेम्पल टाउन के रूप में है तमिलनाडु के अंदर, वहां से ये पल्लव्स का ओरिजिन होता है। तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मोस्ट प्रोबेबली 600 से लेके 750 के आसपास की पीरियड की डायनेस्टी है। अब क्या इसी पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ था या इनके बारे में हमें पहले से ही पता है सर, ठीक है ना, समझे। तो इसके लिए हमारे पास हिस्टोरियंस में अलग अलग प्रकार के सोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सोर्सेज में भक्ति लिटरेचर के सोर्सेज भी हमें नॉलेज देते हैं जो पल्लवों के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। सो द पल्लवास ऑफ कांची वर अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एट दैट टाइम एंड वी विल फाइंड कि इनके पीरियड के समय पे ये जो भक्ति मूवमेंट हुआ है, खास करके तमिल भक्ति मूवमेंट हुआ है, इसकी शुरुआत ही हमें देखने को मिलेगी। और ये जो तमिल भक्ति मूवमेंट अलवर और नयनार संप्रदाय का जो उदय हुआ है उसके साथ ये पल्लवों को हमें लिंक अप करना है सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में वी विल सी कि वी गेट मेनी ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द तमिल भक्ति मूवमेंट, जहां तमिल लिटरेचर के ऊपर से हमें नॉलेज मिलता है।
तमिल लिटरेचर में खास करके भक्ति आंदोलन के अंदर एक संप्रदाय हुआ करता था जिसका नाम है अलवर या अजवर कहते हैं उनको सर, ठीक है ना। कभी कभी जेड को एल के रूप में भी वहां पे प्रोनाउंस होता है, लोकल सर, ओके। ऐसे हम लोग अलवर ही कहते हैं, बट लोकल लैंग्वेजेस के अंदर क्योंकि हम लोग तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन उनके लोकल के हिसाब से है सर, ठीक है ना, लोकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सर। खैर ये उनके हिसाब से करेक्ट है, हम हिस्ट्रीज के अंदर इसको अलवर भी कहते हैं सर, ओके ना, समझे। तो अलवरों का साहित्य आपको मिलता है। दूसरा, नैनारों का साहित्य आपको देखने को मिलता है। नैनार्स बेसिकली शिव जी को मानते थे, अलवर विष्णु जी को मानते थे। इन दोनों के साहित्यों के अंदर भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो पल्लवों के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देती है कि पल्लव डायनेस्टी ने क्या रोल प्ले किया होगा सर, ओके। तो वी विल सी कि पेरिया पुराण करके किताब है या थेवरम करके किताब है, ये आपको देखने को मिल रही है। नाल दिव्य प्रबंधनम है ना, इट्स अ वेरी फेमस बुक विच इज एक्चुअली कंपोज्ड इन द पल्लव पीरियड ओनली, दैट ऑल्सो गिव्स अस द इंफॉर्मेशन। तो हमें एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास काफी सारे बुक्स की है जहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि पल्लव डायनेस्टी का कैसे डेवलपमेंट हुआ था। इसके सिवा हमारे पास कुछ कुछ कॉपर प्लेट्स भी है। ये सब बेसिकली लोकल कॉपर प्लेट्स है। लोकल कॉपर प्लेट्स का मतलब है कि वहाँ के स्थानिक कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो उतना ज़रूरी नहीं है, बट हमें इनके बारे में भी हमें देखने को मिलता है कि पल्लवों का ओरिजिन हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। तो जैसे एक है कुर्रम प्रॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सर, कौन सा है, कुर्रम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सर, ओके। अब ये याद रखना है तो मैं तो खाली इतना कहूंगा कि आप खाली मैच द फॉलोइंग के अंदर याद रख दीजिएगा कि कुर्रम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कौन से डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। शायद मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाए तो ऐसा ना हो कि हम लोग एकदम पूरी तरह से आधे अधूरे हो और हमें याद ही ना हो कि यार ये कुर्रम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है सर, ओके। सो द कुर्रम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन द ग्रांडसन ऑफ नरसिंहवर्मन सर, है ना, नरसिंहवर्मन का जो पेता है उसके द्वारा ये इशू किया गया था सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। The grandson of Narasimhavarman, who arose from the kings of this race, just as the moon and the sun from the eastern mountain, who was the crest jewel on the head of those princes who had never bowed his head before, who proved a lion to the elephant herd of hostile kings, who appeared to be blessed Narasimhavarma himself, who had come down to earth in the shape of this prince, who repeatedly defeated the Cholas, Keralas, Kalbharas and Pandyas, who like सहस्त्रबाहु बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक प्रकार का टाइटल दिया गया है, थाउजेंड डाइव कर्तवीर, enjoyed the action of thousands arms in hundreds of fight, who wrote 3 syllables of the word Vijaya as on the plate on Pulkeshin's back, which was caused to be visible, that is whom he had turned his back in the battle of Pariyapla, Manimangla, Suramra, etc., and who destroyed the city of Vatapi just as the pitcher born वटापी सर, ठीक है ना, समझे। मतलब आप देखोगे तो ये राजा अपने आप को गुणगान गा रहा है, नरसिंहवर्मन का पोता है। नरसिंहवर्मन का पोते का मूलतः से अगर आप नाम देखने की कोशिश करोगे तो परमेश्वरम करके आपको यहाँ से ये राजा के नाम देखने को मिल रही है। इसमें ये राजा की कहानी लिखी गई है कि देखो हमने पुलकेशिन को कैसे मारा, हमने वटापी के ऊपर कैसे आक्रमण किया, हमारे नरसिंहवर्मन कितने पावरफुल हुआ करते थे कि इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर बाकी सारे रीजनल डायनेस्टीज को खत्म कर दिया और अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट रूलर्स ऑफ ऑल सर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है अगर आप समझिए तो ये पल्लव डायनेस्टी के साथ जुड़ी हुई कहानी आपको मिलेगी और यहाँ से ही हमें पल्लवों के बारे में पता होना चाहिए सर, ओके। तो सीधे सीधे पल्लवों के ऊपर चले जाते हैं। लेट अस गो टू द पल्लवास एंड पल्लव्स की कहानी किस तरह से शुरू होती है इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशंस करेंगे। अब सबसे पहले कोई भी डायनेस्टी है उसके ऊपर पहली चर्चा होती है कि ये कौन थे सर, ओके। आप हिस्ट्री के अंदर जब भी पढ़ना शुरू करोगे तो यू विल गो विद दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, 5W+1H के कंसेप्ट को इसमें पहचानते हैं और इसमें सबसे पहला कंसेप्ट ही आता है कि ये कौन थे, हु वर दिस पीपल सर, ओके। अब दिस पीपल को हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि पल्लवास को लेके अलग अलग थियरीज चलती है। एक थियरी ये चलती है कि ये पार्थियंस के वंशज हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे, पार्थियंस। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये पार्थियंस कौन थे, Who were this Parthians? एंड ये पार्थियंस इंडियन हिस्ट्री के अंदर कहां से आए थे। तो अगर आपको पोस्ट मौर्यन इंडिया याद है, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द पोस्ट मौर्यन इंडिया, इनसाइड द पोस्ट मौर्यन पीरियड वी विल कम टू नो अबाउट अ डायनेस्टी कॉल्ड एज द पार्थियंस। मौर्य के बाद जब पुष्यमित्र शुंग यहाँ मगध के ऊपर रूल कर रहे थे, मगध से लेके विदिशा वाले रीजन में, तब भारत में विदेशी आक्रमण काफी जगह के ऊपर होते हैं।
और ये जो विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर हो रहे होते हैं, इसके ट्रांजिशन पीरियड के समय पे सबसे पहले तो इंडो ग्रीक्स करके एक डायनेस्टी आती है। कौन सी आती है? इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बाद दूसरे अगर आप देखोगे तो शकाज आएंगे या सीथियंस आएंगे, और शका सीथियंस के बाद तीसरी डायनेस्टी आती है पार्थियंस। ये पार्थियंस के लिए एक शब्द यूज किया गया है पहलवास सर, है ना। तो इन इंडियन हिस्ट्री एंड इन द वेस्ट इंडियन हिस्ट्री एज वेल, there is a dynasty called as Parthian or Pahalva that is being mentioned as a part of the historical development when the post-modern period had taken place. When we see the Pallavas who had originated in the southern part of the country, एक वेस्टर्न हिस्टोरियंस का थियोरी मानने वाला और उसको प्रोपोगेट करने वाला एक ग्रुप है जिनका मानना है कि ये जो पार्थियन है वही पहलवा है, और दक्षिण भारत के अंदर जो पल्लवा निकल के आए हैं वो पहलवों के ही वंशज है सर। अब कहाँ पहलवा और कहाँ पल्लवा सर? ओके, ये तो वही बात हो गई कि प्रतीक और पैट्रिक एक है। अब कैसे एक हो गया? पैट्रिक कहीं पश्चिम में रहता होगा, प्रतीक यहाँ पे रह रहा है, आपको पढ़ा रहा है। तो ये तो अंग्रेजों ने इस तरह से हिस्ट्री को इंटरप्रीट करने में थोड़ा धोखा दे दिया है एक तरह से सर। ओके, सो कॉज दे सेड कि पहलवास एंड द पल्लवास बोथ आर सेम, प्रैक्टिकली दे आर नॉट सेम, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ओके, तो पहले तो एक थियरी बहुत प्रोपोगेट की जाती थी वेस्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा, जहां पे ये लोग कहेंगे कि ये जो पार्थियंस थे ये पार्थियंस के ही वेरिएंट के रूप में ये लोग निकल के आए थे सर। ठीक है ना, समझे। तो इनिशियली कुछ स्कॉलर्स का मानना ये था, इसको अर्ली स्कॉलर्स कहते हैं। अर्ली स्कॉलर्स का मतलब ये है कि ये वो वर्ग है जिसका मानना था कि मूलतः से ये जो पल्लवास है इनकी एक ब्रांच अलग तरह से निकल के आई है पार्थियंस के अंदर से। ये वेस्ट एशिया से आए हुए लोग थे और फिर वहां से दक्षिण भारत में स्थायी हो गए। अब ये बात तो पचती नहीं है यार, किसी को नहीं पचती है, आपको अकेले को नहीं। हमने जब पहली बार पढ़ा था तो हमें भी नहीं पची थी कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि आप उनको पहलवा को पल्लवा के रूप में कह दोगे सर, है ना। पहलवा और पल्लवास के बीच में तो बहुत फर्क है ना। ये पहलवा ये मूलतः से ये पार्थियंस जो थे ये आए कहाँ से थे? दे हैड केम फ्रॉम वेस्ट एशिया सर। ओके, तो आज की ईरान वाले रीजन से ये लोग आ रहे हुए लोग हैं। अब उनके साथ इनका कहाँ लेना देना है? जो दक्षिण भारत के मूलतः से स्थायी लोग हैं उनको आप ये कह दोगे कि ये और ये एक है, तो ये तो कुछ ज्यादा ही जास्ती हो जाएगी सर, है ना। इट विल बी टू मच ऑफ जास्ती। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जेजरेशन एक तरह से हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो यहाँ पे भी यही बोला गया कि दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वहां से ही वी विल फाइंड कि एक दूसरी ब्रांच निकल के आई जिसे हम लोग कहते हैं रीसेंट स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ठीक है ना, समझे। ये जो रीसेंट स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ये मूलतः से दक्षिण भारतीय ही थे, बट इनमें कुछ कुछ नॉर्थ इंडियन लोगों की समावेशिता हुई होगी। ये हो सकता है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि दक्षिण भारत में उत्तर भारत के लोग बहुत बड़ी मात्रा में सेटल हुए हैं। वैसे ही दक्षिण भारत के भी लोग काफी कुछ ठीक ठाक संख्या में उत्तर भारत में भी सेटल हुए हैं। आपने देखा होगा कि काशी संगम, है ना, काशी से तमिल संगम की शुरुआत अभी ताजेतर में रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई थी, और उसके पीछे का इंटेंशन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो क्यों था सर, है ना, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। उसके पीछे फंडामेंटल रीजन ही ये हुआ करता था सर। ओके, क्योंकि दक्षिण भारत से जो तमिल कम्युनिटी है, तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनमें से काफी लोगों को काशी के अंदर सेटलमेंट किया गया था वहाँ के राजाओं के द्वारा, वहाँ के रूलिंग क्लासेस के द्वारा। जो इलीट क्लास के सेक्शंस थे उन्होंने भी कहा कि आप आइए हमारे राज्यों के अंदर और यहाँ पे ज्ञान और यहाँ धर्म की जो प्रचलित है वो उसको और पॉपुलराइज करिए। तो दिस माइट बी द अदर वे राउंड एज वेल कि कुछ नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ में स्थायी होंगे, ये ओरिजिनली इंडिजिनस लोग हैं दक्षिण भारत के ही सर। ठीक है, तो हम जब इनको कहते हैं कि ये पार्थियंस और पल्लवास एक थे, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पल्लवास और पार्थियंस एक नहीं थे सर। ओके ना, समझे। सो व्हेनेवर वी विल से और व्हेनेवर वी विल हाईलाइट देम एज अ सिंगुलर डायनेस्टी, हमें ये स्वीकारना चाहिए कि ये दोनों एक नहीं थे, इनके बीच में काफी बड़ा एक अंतर भी था, क्योंकि पार्थियंस और पल्लवास को आप कैसे एक कह सकते हो सर। खैर, ये तो सबसे पहली पार्ट थी, और ये पल्लवास ने रूल करना शुरू किया आज के कांची वाले रीजन में। अगर आप देख पा रहे होगे, दिस इज द मॉडर्न डे कांची, जहां से ये पल्लव डायनेस्टी ने अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करवाया था सर। ठीक है ना, समझे।
तो ये कांची की कहानी है, हमें ये देखना चाहिए कि ये कैसे पावर के ऊपर आया सर। ओके ना। अब इनका एग्जैक्ट रीजन कौन सा था, तो इन्होंने एक रीजन कैप्चर किया था, उसे हम लोग कहते हैं तोंडाई मंडलम का रीजन सर। ओके ना, तोंडाई मंडलम। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राचीन भारत में जब संगम पीरियड की शुरुआत हुई थी तभी भी ये तोंडाई मंडलम करके ही रीजन था, जहां से वी विल सी कि चोलास का और बाकी पंड्याज और चेरास के बीच में लड़ाई भी होती है सर। ठीक है ना, समझे। सो इट इज अ रिवर बिटवीन द पेन्नार एंड द वेल्लार रिवर्स। ये जगह का डेफिनेशन याद रखेगा, शायद तक पूछा जा सकता है। और इस बेसिस के रूप में शुरुआत होती है कि पल्लवस के फाउंडर कौन हुआ करते थे। कि चलो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि दे वर अ लोकल डायनेस्टी, एंड बीइंग अ लोकल डायनेस्टी दे रूल्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। Now the second issue that comes up in the Pallavas is the kings and who was the founder of the Pallav dynasty sir, है ना, समझे। अब पल्लवोस के अंदर हमारे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलेगी, वो है कि कौन से पीरियड में पल्लवों की इनफैक्ट शुरुआत होती है और किस किस पीरियड के अंदर आपको मिलता है। तो पल्लवों के फाउंडर की जब हम लोग बात करें, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड द राइज ऑफ द पल्लवास और द फाउंडर्स ऑफ द पल्लवा, तो हमें एक राजा का नाम देखने को मिलेगा जिनका नाम है सिम्हा विष्णु सर। क्या नाम है सर, ठीक है ना, समझे। सो हिज नेम इज सिम्हा विष्णु एंड इट इज सेड दैट इट वाज सिम्हा विष्णु हु स्टार्टेड द ओरिजिन ऑफ द पल्लवास इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर। ठीक है ना, समझे। अब ये पल्लवास की 3 शाखाएं हमारे लिए देखने को मिलती है सर। ओके, इनिशियल पीरियड के अंदर ऐसा कहते हैं कि पल्लवा की ओरिजिन हम लोग देखें तो एक तो पोस्ट संगम पीरियड के अंदर ये लोग निकल के आए थे। पोस्ट संगम का मतलब है कि जब संगम एज का डिक्लाइन हुआ उसके ट्रांजिशन पीरियड के अंदर ये पल्लव डायनेस्टी का ओरिजिन होता है, पर ये उतने प्रोमिनेंस के ऊपर नहीं है। उसके बाद वी विल फाइंड कि इनका एक और पीरियड आया करीबन 500 के आसपास, ठीक है ना, समझे। बट वी विल सी कि एट दैट टाइम ऑल्सो दे कुड नॉट कम आउट। थर्ड पीरियड पल्लवों का आया 700 के आसपास और 700 से लेके 750 के आसपास सर। ओके, मतलब दे वर अ कंटेम्पररी ऑफ दी पुलकेशिन और इनके ट्रांजिशन पीरियड के समय के। तो कहते हैं कि ये जो पल्लव है ये 550 जो 700 750 तक के ट्रांजिशन में निकल के आए, ये सबसे उनका पीक पीरियड था। इनिशियल पीरियड में जो पल्लव डायनेस्टी है वो थोड़ी कमजोर डायनेस्टी के रूप में कहते हैं सर। ठीक है, तो शुरुआत एक राजा के द्वारा की गई थी जिसका नाम है सीमा विष्णु। ये सीमा विष्णु इसके फाउंडर के रूप में भी कंसीडर करते हैं कि जो लेटर पल्लव डायनेस्टी को ओरिजिन किया था। इन्होंने ही थे, वी विल फाइंड कि कावेरी और उसके आजू बाजू वाले रीजन के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश किया अपने फादर से सत्ता लेके सर। गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, यही थे जिन्होंने संगम काल के बाद कालभरा करके एक डायनेस्टी थी उनको खत्म कर दिया। आपको पिछले क्लासेस के अंदर याद होगा तो हमने पढ़ाया था कि संगम के तीनों वंश का अंत हुआ बाय 300। फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी तक का ट्रांजिशन पीरियड वो संगम पीरियड है। तो 250 300 तक आते आते संगम डायनेस्टी तीनों की तीनों खत्म होती है, और ये तीनों के तीनों संगम वंश खत्म हुए तो वहां से निकल के आए थे कालभरास। ये कालभरास बेसिकली एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी के रूप में कंसीडर की गई थी और इनको खत्म किया था पल्लवों ने। वेर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये लोग उभर के आते हैं और अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे सर, है ना। ये सीमा विष्णु के बाद एक और राजा आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, महेंद्र वर्मन, जिनकी लड़ाई उस पीरियड में पुलकेशिन के साथ भी हुई थी सर। ये वही पुलकेशिन है जिसके बारे में हमने आपको पिछले क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया है। वही पुलकेशिन 2 जो हर्षवर्धन को भी हराता है सर। ओके, वो पुलकेशिन 2 पल्लवों के साथ भी लड़ाई करेगा सर। ओके, क्योंकि हमें जब जब पल्लवों को देखना है तो हमें इसको ऐसे भी देखना है कि ये वो पीरियड है where the Chalukyas and the Pallavas are coming into territorial conflict against each other sir। okay, इन दोनों के बीच में छोटी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको होती रहेगी, और ये चीज हम लोग को क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि भाई ये वो कार्यकाल है जहां इन दोनों की पीछे की कहानी में संघर्ष चलता रहेगा सर। ठीक है ना, समझे। तो महेंद्र वर्मन सबसे प्रोमिनेंट राजा थे जिनकी पुलकेशिन 2 के साथ भी संघर्ष हुई। अब महेंद्र वर्मन का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है हमें ये देखना है सर। ठीक है ना, समझे। तो इनिशियली महेंद्र वर्मन खुद जैनिज्म फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? जैनिज्म को फॉलो करते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ भक्ति सेंट कॉल्ड एज अप्पार सर। ओके, अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी आपको यहां से देखने को मिलेगी।
पल्लव पीरियड एक ऐसा पीरियड है भारतीय इतिहास में जहां वी विल सी गुड नंबर ऑफ भक्ति ट्रेडिशंस विल कम अप। ये भक्ति ट्रेडिशंस में अलवर और नैनार दोनों के दोनों संप्रदाय, द टू सेक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया, both are getting originated in the Pallava period only. The very second king called as the Mahendravarman, he was initially a Jaina king, but under the influence of a Bhakti saint called as Appar, he got converted to Shaivism. He got converted to Shaivism, sir. ठीक है ना, समझे? और इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। कंटेम्प्ररी होने का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, दोनों को पता है कि उनकी धार्मिक जो थॉट्स है वो दोनों के दोनों एक लाइन के ऊपर आ रही है, सर, है ना, समझे? और इस बेसिस के रूप में ही वी विल फाइंड कि महेंद्र वर्मन ने खुद के कला के रूप में भी कंट्रीब्यूट किया है, खुद अपने आप को पोएट के रूप में भी पहचानते थे, खुद म्यूजिशियन के रूप में भी पहचानते थे, और इनकी ये शुरुआती दौर था। महेंद्र वर्मन की लड़ाई सबसे ज्यादा हो जाती है पुलकेशिन टू के साथ। पुलकेशिन टू मैंने आपको बताया कि जो उस पीरियड में चालुक्यन डायनेस्टी का राजा हुआ करता था, और इन दोनों की लड़ाई के अंदर महेंद्र वर्मन की मृत्यु हो जाएगी और उसको फिर हरा भी दिया जाता है, सर, ठीक है। ये वो पीरियड था जब कांचीपुरम पूरी तरह से इनफैक्ट है ना चालुक्यस के हाथ में आ जाता है, और पल्लवों के अंदर बहुत ही बड़ा एक घोर मातम छा जाएगा। मातम क्यों छाएगा? ऑब्वियस है कि आपके यहाँ का एक राजा जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, और एक दुश्मन राजा ने आपके यहाँ पे डोमिनेशन एस्टेब्लिश करते हुए अपनी सेना को अपने राजधानी में बिठा दिया है, तो आप तो गुलाम बन जाओगे एक तरह से, सर, ओके। आपकी जो अथॉरिटी है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। तो दिस वॉज अ वेरी क्राइसिस पीरियड फॉर द पल्लवास। ये अर्ली दौर के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं। ये पल्लवास के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक राजा निकल के आए जिनका नाम था नरसिंह वर्मन। आप ये देख रहे हो मेरे पीछे फोटोग्राफ्स। ये नरसिंह वर्मन कहेंगे पापा का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा नरसिंह वर्मन। अब ये जो चालुक्यों ने हमारे ऊपर गुस्ताखी की है और हमारे ऊपर आक्रमण किया है, इसका बदला तो लिया जाएगा, सर, ठीक है। तो इन बेसिस के रूप में पल्लवास और चालुक्यस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, ये कॉन्फ्लिक्ट को आगे चलाने की कोशिश की जाती है बाय नरसिंह वर्मन। और ये नरसिंह वर्मन ही थे जिनके समय के दौरान वी विल कम टू नो कि इन्होंने पल्लवों के साथ जो लड़ाई हो रही थी या चालुक्यस के साथ जो लड़ाई हो रही थी वो इन्होंने जीतने की कोशिश की, सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब नरसिंह वर्मन को पता है कि वो नए नए पावर के ऊपर आए हैं, वो अभी इस पीरियड में इतने भी डोमिनेटिंग कंडीशन में नहीं है कि ही कुड एक्चुअली रोल आउट एंड ही कैन डोमिनेट द रीजन्स ऑफ द बादामी एज वेल। सो व्हाट नरसिंह वर्मन डिड, नरसिंह वर्मन ने क्या किया इस पीरियड के समय पे कि नरसिंह वर्मन ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि श्रीलंका के राजा की मदद ली, और श्रीलंका के राजा को कहा कि हम दोनों इकट्ठे होकर चालुक्यस के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो चालुक्यस कमजोर होंगे तो हम दोनों को फायदा होगा। पहली दफा आपको एक प्रकार की फॉरेन अलायंस देखने को मिलेगी, सर, ठीक है। और ये फॉरेन अलायंस का सबसे उच्च उदाहरण हम लोग ये कह सकते हैं कि नरसिंह वर्मन, और नरसिंह वर्मन के साथ साथ वी विल फाइंड कि ये क्या कहते हैं अपने श्रीलंका के राजा, ये दोनों इकट्ठे हुए और इन्होंने चालुक्यस के ऊपर आक्रमण किया, सर, ओके। तो नरसिंह वर्मन वाज अ पल्लवा किंग हु ट्राइड टू सेटल द स्कोर विद द चालुक्यस with the aid of their ally Sri Lankan prince who later became the ruler of this island as well, sir, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि नरसिंह वर्मन चालुक्य के किंगडम के पहुंचे, इन्होंने बादामी को पूरी तरह से डोमिनेट किया, और दक्षिण भारत के बाकी सारे राजा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उसको भी इनफैक्ट इन्होंने खत्म कर दिया। नरसिंह वर्मन ही थे जिन्होंने श्रीलंका के राजा के ऊपर भी इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करें उनको मदद भेजने की कोशिश की। उसके पीछे का कारण ये देखने को मिलता है कि श्रीलंका के राजा के अंदर ही एक इंटरनल रिवॉल्ट हो चुका था। तो नरसिंह वर्मन ने कहा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा साथी है। श्रीलंका का राजा का नाम था मानवर्मन। ये मानवर्मन को मदद करने की भी कोशिश की जाती है जब श्रीलंका के ऊपर आक्रमण हुआ, बट वी विल फाइंड कि श्रीलंका तो खैर हार गया, श्रीलंका की युवराज हार जाते हैं। नरसिंह वर्मन के वहां कोर्ट के अंदर ही ये थोड़े टाइम तक रुकेंगे, सर, ओके। ये पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट का सबसे क्लाइमैक्स पीरियड था। क्लाइमैक्स पीरियड होने का मतलब यह है कि नरसिंह वर्मन ने जब आक्रमण किया तो उसके बाद चालुक्य जो है वो चालुक्य कमजोर हो गए,
और कुछ 15-20 सालों तक चालुक्यस का उतना डोमिनेशन और होल्ड इस पीरियड में नहीं हो पाया क्योंकि चालुक्यस को बहुत मार पड़ी थी। ग्रेजुअली वी विल सी कि चालुक्यन डायनेस्टी से विक्रमादित्य जैसे राजा निकल के आए जिन्होंने फिर से रिवाइव किया चालुक्यन पावर को और पल्लवों को अपने कोर्ट से खुंदेड़ दिया। तो इनके बीच में बहुत लड़ाई चलती रहती थी। चालुक्यस और पल्लवास के बीच में 100 साल की संघर्ष है। मतलब इनको अगर आप अलग से पढ़ने जाओगे तो इनके ऊपर अलग से पीएचडी हो जाएगी, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हमको मिलेगी। खैर हमको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि भाई कौन से राजा कब रूल कर रहे थे और इन दोनों के बीच में क्या क्या कहानी है सर, है ना, समझे। सो द पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट डिकेड्स विद सम इंटरमीडिएट पीस एज वेल, ओके, एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द फर्दर किंग्स इट हाइटन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या होता है, तो नरसिंह वर्मन जब तक जिंदा थे, नरसिंह वर्मन ने तो महाबलीपुरम की भी शुरुआत की। इनको मामल्ला कहते थे। मामल्ला इसके लिए कहते थे क्योंकि इनके हाथ में बड़ी शक्ति थी सर, ठीक है ना। और इन्हीं नाम के ऊपर से वी विल सी कि मामल्लापुरम का भी शुरुआत हुआ। ये मामल्लापुरम का ही नाम है महाबलीपुरम एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो आप जिसे महाबलीपुरम के रूप में आज की तारीख में पहचानते हो और वहां पे टेम्पल्स बहुत सारे आए हुए हैं, खास करके रथ मंदिर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये रथ मंदिरों की शुरुआत भी इनके द्वारा ही होती है। ये महाबलीपुरम को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है सर, ओके। तो हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भाई कौन सी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, महाबलीपुरम का क्या इंपॉर्टेंस है, मामल्लापुरम का क्या है, और इसके आगे पीछे की कहानी हम लोग को क्लियर होनी चाहिए सर। खैर, तो हम बात कर रहे थे विथ रेफरेंस टू द पल्लवास, और पल्लवास के अंदर अलग अलग राजा आपको देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। तो राजाओं की इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझिए तो पल्लव डायनेस्टी के कौन से राजाओं के बारे में हमने चर्चा किया अभी सर, ओके। तो when we see the story of the Pallava kings as such, तो we have discussed about a king called as सीमा विष्णु। सीमा विष्णु is seen as a person जिन्होंने शुरुआत की थी। सीमा विष्णु के बाद हमने आपको बताया महेंद्र वर्मन वन के बारे में। महेंद्र वर्मन वन की जो कहानी थी उसमें उनको पराजित किया जाता है बाय पुलकेशिन टू, और महेंद्र वर्मन वन के बाद आता है नरसिंह वर्मन वन, है ना। पल्लवों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई राजा हो था तो वो यही थे, नरसिंह वर्मन वन, क्योंकि इनके द्वारा ही सब कुछ डोमिनेट किया गया था। महेंद्र वर्मन वन की कहानी यही है कि ये शैवाइट बन गए थे और ये नैनारों के संप्रदाय में जुड़ चुके थे, और एक नैनार गुरु जिसे संत के रूप में कहा गया है अप्पार, वो अप्पार के शिष्य भी बन चुके हैं सर, ठीक है ना। तो आपको कभी कभी सवाल आएगा कि नरसिंह वर्मन एंड अप्पार वर कंटेम्पररी टू ईच अदर, और Mahendra Varman and Appar were contemporary to each other. UPSC has this habit of asking questions based on the contemporary of multiple leaders and personalities. तो आपके लिए ये होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं कि आप ये जो पर्सनालिटी बेस्ड कंटेम्पररी टॉपिक्स है या कंटेम्पररी लीडर्स का जो नाम है उसको थोड़ा बहुत याद कर दे साथों साथ जब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि पीछे से अगर जब सवाल आएगा तो आधे से ज्यादा लोगों को है ना गरबा हो जाएगा कि सर ये कहां से आया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था सर, ठीक है। तो ये आपको पहले ही बता दिया कि अप्पार कौन किसके कंटेम्पररी थे, नरसिंह वर्मन कौन किसके कंटेम्पररी, आपको मिल जाता है सर। खैर, अब देखिए कि होता क्या है सर, ठीक है ना। सो वी विल फाइंड कि चालुक्यस और पल्लवोस के बीच में बहुत ही लंबी कॉन्फ्लिक्ट रही है, ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट रही है। ये ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट नरसिंह वर्मन के समय पे तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि नरसिंह वर्मन डोमिनेटिंग था, पर सब राजा तो वैसे नहीं होंगे। तो कहानी में आगे एक राजा आता है जिसका नाम है परमेश्वरम सर, है ना, समझे, या परमेश्वर वर्मन सर, है ना। तो परमेश्वर वर्मन करके जो राजा था, इसके पीरियड में चालुक्यस ने फिर पल्लवों के ऊपर आक्रमण किया और कहा कि बेटा तुम्हारा अब जमाना खत्म हो गया, अब हमारा जमाने का शुरुआत हो गया। हाउ कम यू कैन कीप ऑन फाइटिंग अगेंस्ट अस एंड हाउ कम यू कैन डोमिनेट ऑन अस एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफर्ड। तो इन बेसिस के रूप में अब पल्लवों का डिक्लाइन पीरियड की शुरुआत होती है। ये डिक्लाइन पीरियड के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि पल्लवों को आजू बाजू की रीजनल डायनेस्टीज के साथ भी लड़ाई होगी। ये रीजनल डायनेस्टीज में पंड्यास के साथ भी इनकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये पंड्यास के साथ भी लड़े थे, पंड्यास जो मदुराई में हुआ करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें यह भी देखने को मिलता है कि पल्लवस का डाउनफॉल शुरू हुआ और 9th सेंचुरी तक आते आते राष्ट्रकूट जो चालुक्यस को रिप्लेस करके आए थे, और राष्ट्रकूट में हमने गोविंद करके एक राजा के बारे में पढ़ाया था। ये वही गोविंद है जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रामेश्वर हमारे रीजन को भी डोमिनेट किया था कुछ सालों के बाद सर, ओके। तो इनके पीरियड में कांची को भी इन्होंने अटैक करवा दिया था।
तो इसी बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो पल्लव डायनेस्टी है वो डाउनफॉल के अंदर जाती है। ये पल्लव डायनेस्टी अब अपने सामंतों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और सामंतों में सबसे बड़े इनके कोई सामंत थे तो वो थे चोला सामंत, है ना, चोलास, जिसको इंपीरियल चोलास के रूप में हम लोग पहचानते हैं। ये जो चोला डायनेस्टी थी ये पहले पल्लवों की सामंत थी सर। एक्चुअली चोलास तो संगम पीरियड से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने आपको पिछले क्लासेस के अंदर भी पढ़ाया था। पर ये जो दूसरे चोलास है जो पल्लव पीरियड के ट्रांजिशन में 9th और 10th सेंचुरीज के अंदर निकल के आए थे, इनको इंपीरियल चोलास कहते हैं। इंपीरियल चोलास इसके लिए कहते हैं क्योंकि इनका ये जो दौर है वो रिवाइव होता है, और रिवाइवल के पीछे का कारण है कि इनिशियली इन्होंने पल्लवों के नीचे काम किया, दे वर्कड अंडर द पल्लव डायनेस्टी, बट एज एंड व्हेन द पल्लव डायनेस्टी केम इनटू अ डाउनफॉल, जैसे ही पल्लव डायनेस्टी का डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई, चोलास ने सत्ता हाथ में ले ली। तो आखिर के पल्लव डायनेस्टी के राजा थे जिनका नाम था अपराजित। आप देखिए नाम ही है अपराजित, ओके, राजा का नाम क्या है, अपराजित। पल्लव डायनेस्टी के आखिर के राजा का नाम था जिनका नाम था अपराजित। अपराजित करके राजा का ही पराजय कर दिया गया। सो अ किंग कॉल्ड एज अपराजित वाज डिफीटेड बाय चोला फ्यूडल लॉर्ड, उसी का ही सामंत उसके ऊपर भारी पड़ता है, और एक चोला राजा आके कहता है कि देखो अपराजित, अब तुम्हारा पराजय हो गया है, अब हम लोग एक इंडिपेंडेंट चोला डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। और इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि अपराजित, ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ नंदीवर्मन, लॉस्ट हिज लाइफ इन द बैटल अगेंस्ट आदित्य who was a Chola kingdom, and when the battle of Todai Mandalam will take place, over a period of time तोड़ाई मंडलम का जो रीजन है वो चोलास के हाथ में आया और पल्लवास का डिक्लाइन हो गया। इनफैक्ट आदित्य कोई और नहीं था, ये फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था, वही फ्यूडल लॉर्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक सामंती शासक था। किसका सामंती शासक था? ही वॉज अ फ्यूडल लॉर्ड ऑफ द पल्लवास देमसेल्व्स, है ना, ये पल्लवों के अंडर में आने वाला एक सामंत था जिसने पल्लवों की ही सत्ता को उथला दिया। तो सामंतवाद की खासियत आप देखिए, आप कंटिन्यूअसली इंडिया के अलग अलग पीरियड्स के जोन्स में आपको फ्यूडलिज्म देखने को मिलेगा। ये फ्यूडलिज्म की खासियत है कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है और उसके नीचे जो लोकल अथॉरिटीज है वो अपने आप को मजबूत करती है। केंद्रीयकृत सत्ता बड़ी कमजोर है और उसके नीचे जो छोटी सामंती ताकतें हैं वो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये जो छोटी सामंती ताकतें मजबूती से आगे बढ़ रही है, इसी का ही परिणाम हमें देखने को मिलता है कि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका डाउनफॉल हुआ और सेंट्रल अथॉरिटी को टॉपल करके बाकी जो रीजनल लोकल फोर्सेस थे वो अपने आप को डोमिनेट करेंगे और एस्टैब्लिश करेंगे। इसी को ही कहते हैं फ्यूडलिज्म। पल्लव पीरियड में सबसे बेहतरीन तरीके से सर, है ना, सबसे बेहतरीन तरीके से हमें इस प्रकार की फ्यूडलिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वॉट एवर वी सी विथ रिस्पेक्ट टू द पल्लवास, हमें इनका डिक्लाइन भी फ्यूडलिज्म से अस्क्राइब करना है, और पल्लवास के डिक्लाइन के बाद ही ग्रेजुअली वी विल कम टू नो कि इनका पतन होने की शुरुआत हुई सर, है ना, समझे। तो उसके बाद नंदीवर्मन आया, नंदीवर्मन 3 करके एक राजा आता है, नंदीवर्मन 3 तक आते आते ये लोग और डिक्लाइन में गए, और लास्ट का किंग था अपराजित। अपराजित का पराजय हो जाता है, कौन इसको हराता है? अपराजित को हराता है आदित्य। आदित्य कौन था? आदित्य वाज अ चोला किंग सर, है ना। तो एक चोला डायनेस्टी के राजा उसको आके टॉपल करेंगे, उसको पूरी तरह से डिथ्रोन कर देंगे, और वहां से ही वी विल कम टू नो कि एक नई डायनेस्टी की और एक नए शासन कार्यकाल की शुरुआत होगी सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको पल्लवास के बारे में पॉलिटिकल हिस्ट्री में 3-4 राजा क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम लोग पल्लवों को थोड़ा और आगे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पल्लवों के अंदर से व्हाट इज द सिग्निफिकेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, द कल्चर एंड द लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर एज वेल, है ना। प्रशासन का इंपॉर्टेंस क्या है, संस्कृति का महत्व क्या है, साहित्य का और आर्किटेक्चर का भी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशंस कर देते हैं सर। खैर, अब देखिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कि इनकी कहानी क्या है। अब देखिए, राजा अपने आप को परमेश्वर टाइटल देता है। अब राजा जब अपने आप को परमेश्वर टाइटल दे रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रशासन के अंतर्गत राजा की क्या हैसियत होगी और राजा की क्या होद्दा या टाइटल रहा होगा। Whenever the king himself is taking the title of परमेश्वर, that signifies कि राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन का मानता है। पिछले क्लास के अंदर या कल के क्लास में मैं आपको बता रहा था कि कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहता है, अशोक अपने आप को कहता है, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर आपको मिलते हैं
कल के क्लास में हम लोग चालुक्य के अंदर देख रहे थे कि राजा अपने आप को ईश्वर के रूप में कंसीडर कराएगा, परम भट्टार के रूप में कंसीडर कराएगा। तो ये सब टाइटल्स क्यों दिया जाता है? वाई द किंग्स विल बी टेकिंग सो मेनी टाइटल्स लाइक दिस? ओके, द किंग्स आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ टाइटल्स बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश कि भाई हम तो देखो बहुत डिवाइन ओरिजिन के लोग हैं, हम बड़े हेरिडेटरी किंगडम्स को फॉलो करते हैं और हम लोग अलग अलग प्रकार के टाइटल्स अज्यूम करेंगे, जैसे महाराजा धीराज या परम ईश्वर, है ना, कि मैं ईश्वर के समकालीन के रूप में कंसीडर करता हूँ सर, ठीक है ना, समझे। अब इसमें हमारे लिए मेन चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे हमें देखना चाहिए कि इनकी ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रही थी। तो याद रखेगा कि एक मंत्री परिषद आपको देखने को मिलती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं था कि राजा अकेला था। इवन कौटिल्य ने भी कहा था कि भाई देखो, राजा को डिसीजन सबके सुनने के बाद खुद से लेना चाहिए, बट असिस्टेंस के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए एक मंत्री परिषद होने की बहुत जरूरत है सर, ठीक है। अगर मंत्री परिषद नहीं होगी तो फिर राजा को सलाह देने वाले अच्छे लोग नहीं मिलेंगे और प्रशासन व्यवस्था आपकी चरमरा जाएगी सर, ठीक है। सो व्हेनेवर वी ट्राई टू सी दिस पार्ट, हम लोग जब भी इसको देखते हैं तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है सर, ठीक है ना। सो सम ऑफ द मिनिस्टर्स बोर सेमी रॉयल टाइटल्स एंड मे वेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द फ्यूडेटरीज एज वेल। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि सामंतों को भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता था। डिस्टिंक्शन वर मेड बिटवीन द अमंत्यस एंड द मत्रीज एज वेल। बेसिकली अमंत्यस तो कौन हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था कि अमंत्यस वर मोर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट्स एज वेल। तो यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि while मंत्री is generally understood to be a diplomat, the अमात्य is known as a counselor सर, ओके ना, समझे, जो काउंसलिंग के रूप में राजा को हेल्प कर रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग ओवर, ओके। मंत्रिमंडला वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज की तारीख में भी हम लोग सरकार में यही शब्द का तो उपयोग करते हैं मंत्रिमंडल के रूप में। भाई केंद्र का मंत्रिमंडल है, राज्य का मंत्रिमंडल है, हर एक स्टेट की अपनी मंत्रिमंडल होती है, तो वही कहानी बताई है सर, ठीक है। रहस्य अधिकारिता वाज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द किंग। मणिकप्पंद्र कप्पन वाज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी। मणिका का मतलब होता है वैल्यूएबल, पंड्रम का मतलब होता है ट्रेजरी, कप्पन का मतलब होता है कीपर सर, ठीक है ना, समझे। आप देखिए कि एक पूरा का पूरा शब्द है, ये शब्द को तोड़ के इसने किताब के अंदर ही इसकी मीनिंग दी गई है कि मनी का पंड्रम कप्पन सर, है ना, मनी का पंड्रम कप्पन was the officer who was in charge of the treasury and the valuables as well. There was one more official called as Kodu Kapillai, है ना, समझे, who was the officer of the gift. Basically we will find कि ये सब central officials है जो राजा के रूप में काम करते हैं। हम लोगों को बेसिक इनके अंदर की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है सर। खैर, इसके सिवाय हमारे पास बहुत सारे ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलेगा कि एक अथॉरिटी देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष वाज बेसिकली द सुपरविजरी ऑफिसर ओवर दी मणिकप्पंद्र कप्पन सर, है ना, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। फिर जुडिशियल कोर्ट्स हुआ करते थे, उसको अधिकार मंडप के रूप में भी पहचानते थे, और जजेस को कहते थे धर्माधिकारीन सर, ओके। धर्माधिकारीन इज ऑल्सो द सेम वर्ड जो आपको कौटिल्य के अंदर भी देखने को मिल जाएगा सर, ओके। फाइन्स आर मेंशन्ड इन कसुडी प्लेट्स ऑफ द नंदीवर्मन पल्लवा एज करंडम करंडम, है ना। करंडम का मतलब बेसिकली एक प्रकार का दंड है, दंड की देने की बात की जा रही है, जो फाइन्स के रूप में हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगी सर, गेटिंग ओपन। तो वी विल सी कि जब पल्लवों की हम लोग बात करते हैं तो पल्लवों के समय पे एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अलग अलग प्रकार की रेवेन्यू और अलग अलग प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव इनसाइट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी कहानी हमें देखने को मिलती है कि हर एक पूरे के पूरे टेरिटरी को इन्होंने गवर्नर के प्रोविंसेस के रूप में डिवाइड किया था। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा फंक्शन करेगा, कभी भी कोई भी छोटा भी राज्य होगा, कितना भी छोटा हो जाए, वो यूनिटरी वे के अंदर फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बहुत आवश्यकता है। द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस वाज एडवाइज्ड एंड असिस्टेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु वर्कड इन द close collaboration with the autonomous institutions, largely on the advisory capacity as well. They were built on the local relationship of caste, guilds, craftsmen and artisans such as weavers and oilmongers, students, ascetics and the priest as well. मतलब आप समझने की कोशिश करिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोगों को इंक्लूड किया जा रहा था। इनके यहाँ पे विलेज असेंबलीज भी हुआ करती थी, जिसके थ्रू ग्रामीण विलेजेस का भी संचालन आपको देखने को मिलता है। एंड वी विल आल्सो फाइंड कि देयर वाज सम काइंड ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग्स टेकिंग प्लेस
जिसके थ्रू वी विल कम टू नो कि इनके यहाँ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग जो है, जो छोटे छोटे ग्रुपिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन के अंदर भी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें ये देखने को मिला है कि ये पल्लव डायनेस्टी की इंपॉर्टेंस है। ये पल्लव डायनेस्टी के ट्रांजिशन के पीरियड के अंदर आपको विलेजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलता है। अब आप देखिए कि नॉर्मली हम लोग विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चोलास को बहुत याद करते हैं, चोलास या इनको इंपीरियल चोलास के रूप में भी पहचानते हैं, और ऐसा कहते हैं कि भारत के अंदर कहीं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं डेवलपमेंट हुआ है तो चोलास ने किया, पर चोलास को प्रीसीड किया था पल्लवों ने सर, है ना। इट वाज द पल्लव डायनेस्टी who had preceded the Cholas, and because the Pallav dynasty had preceded the Cholas, definitely we will come to know the Pallavas will be making a major impact on the village and the revenue administration at the local level as well sir, ठीक है। तो we will see कि पल्लवों की खासियत क्या क्या हुआ करती थी और इनके यहाँ पे विलेज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो हमेशा याद रखेगा कि इनके यहाँ पे एक तो लैंड ग्रांट्स काफी डोमिनेटिंग थी। मैंने बताया कि लैंड ग्रांट सब एडमिनिस्ट्रेशन में डोमिनेटिंग रहती है। उसके पीछे का मुख्य कारण ही यह है कि ये वो कार्यकाल है जहां लैंड आधारित ही व्यवस्था थी, क्योंकि सिक्कों का उपयोग कम हो रहा था, कॉइन्स का बार्टर के रूप में या ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स का अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो कंपेरेटिवली कम था। इसके लिए सब लैंडेड सिस्टम थी, और सिस्टम जितनी लैंडेड होगी इन सब का परिणाम हमें यह देखने को मिलता है कि लैंड ग्रांट्स की संख्या बढ़ेगी सर, ओके। फ्यूडलिज्म का एक कारण लैंड ग्रांट्स भी आपको मिल जाती है सर, ठीक है ना, समझे। तो लैंड ओनरशिप वाज विद द किंग हु कुड मेक रेवेन्यू ग्रांट्स टू हिज ऑफिसर्स, लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणास, और एल्स कंटिन्यू टू हैव लैंड्स कल्टीवेटेड बाय स्मॉल स्केल कल्टीवेटर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स एज वेल। मतलब यह है कि अधिकारियों को भी ग्रांट मिल रही है, ब्राह्मणों को भी ग्रांट मिल रही है लैंड ग्रांट के रूप में। हमें यह भी देखने को मिलता है कि छोटे बड़े किसानों को भी लैंड बेसिकली ग्रांट के रूप में अलॉट की जा रही थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हमें यह देखने को मिलता है कि लैंड ग्रांट्स भी थी। ज्यादातर जमीन राजा के पास थी, तो कहीं कहीं पे जमीन लैंड ग्रांट्स के रूप में ना दी जाती थी, और राजा क्या करता था कि टेनेंट्स को दे देता था। टेनेंट्स का मतलब यह है कि अपने ही नीचे ओनरशिप खुद की रहेगी, पर जमीन भाड़े पे देना, किसी और को पट्टे के ऊपर लीज के रूप में दे देना, और कहना कि भाई तुम कुछ दिनों तक इसके ऊपर खेती करके दो, और फिर वहां से जो उपज निकलेगी वो मैं रखूंगा, मैं तुम्हें इसका कुछ ना कुछ, इनफैक्ट है ना, हम लोग शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि मेनी ऑफ द क्राउन लैंड्स वर लीज्ड आउट फॉर द टेनेंट्स एट विल, समझे आप लोग, है ना। तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि काफी बड़ी लैंड लीज आउट की गई है। टेनेंट्स एट विल का मतलब कि टेनेंट्स को रखना, जरूर पड़ने के ऊपर निकाल भी देना सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि राजा खुद अपने पास जमीन नहीं रख रहा था। राजा को पता था कि खेती के विकास के लिए रेवेन्यू तभी आ पाएगी जब खेती का विकास होगा, एंड वी विल फाइंड कि दैट इज द रीजंस कि खुद खेती ना कर पाए तो किसी और को भाड़े के ऊपर देके जमीन के पट्टे को लीज आउट करवा देना 5 साल 10 साल तक, और कहना कि पैसा देते रहोगे तब तक तुम्हें खेती करने का अधिकार होगा। जिस दिन पैसा देना बंद कर दिया उस दिन हो सकता है कि खेती का जो अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा सर। खैर, तो एक तो पहली कहानी आपको यहां से ये देखने को मिलेगी, द स्टेटस ऑफ द विलेजर्स वेरीड अकॉर्डिंग टू द टेन्योर्स। द विलेज विथ एन इंटरकास्ट पॉपुलेशन पेड द लैंड रेवेन्यू। द ब्रह्मदेव विलेजेस वर डोनेटेड टू अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है ना, समझे। आप देखोगे तो ड्यूरिंग दिस एरा कटिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे भारत के अंदर आपको बहुत सारे ब्रह्मदेय प्रकार के गांव मिलेंगे। ब्रह्मदेय बेसिकली ऐसे विलेजेस जो ब्राह्मणों को लैंड के रूप में दिए गए हैं या लैंड ग्रांट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं सर। एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दिस लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू द ब्राह्मण्स। द फंडामेंटल रीजन इज दैट कि द ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड वेरी पायस ग्रुपिंग, कि भाई इनको लैंड ग्रांट देंगे, वहाँ के मंदिरों का संचालन करेंगे और वहाँ जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको कंटिन्यू कराएंगे सर, ओके। तो उसको ब्रह्मदेय प्रकार के विलेजेस कहते थे। ये अग्रहार है या ब्रह्मदेय है, अलग अलग नाम आपको यहाँ से मिल जाएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल फाइंड कि इसकी कहानी क्या है। ये जो ब्रह्मदेय प्रकार के विलेजेस थे इनको टैक्सेस नहीं देने होते थे। जैसे एक ब्राह्मणों के समूह को टैक्स ग्रांट दे दिया तो दे आर नॉट सपोज टू पे अप द टैक्सेस, and because they are not supposed to pay up the taxes, this will lead to a very significant aspect. अब ऐसा क्यों होगा आप समझिए सर, ओके। The moment Brahmadeya villages are not paying taxes because obvious है कि भाई they have been given some kind of protection by the state as well,
and because they are not paying taxes, so they will be immune from the fiscal tradition and the transactions, and this will lead to more and more of prosperity का मतलब है कि गांव का जो भी उपज है, गांव के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, गांव के अंदर जो भी इनफैक्ट आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा है खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब राजा के पास जाएगा ही नहीं, एंड इफ इट विल नॉट गो टू द किंग इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल एज वेल, है ना। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये काफी फायदे कारक भी होगा सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इन दिस पीरियड द विलेजेस टेंडेड टू बी मोर प्रॉस्परस देन द अदर्स बिकॉज नो टैक्स वाज पेड एज वेल, एंड द ब्रह्मदेव विलेजेस वर क्वाइट सिग्निफिकेंट। ओके, इसके सिवाय आपको एक और विलेज देखने को मिलेगा जिसका नाम है देवदान विलेजेस। अब ये याद रखिएगा कि देवदान क्या है सर। ओके, ब्रह्मदेव वो ब्राह्मणों को दिया जाता है, देवदान जो विलेज है वो बेसिकली एक टेंपल को दिया जा रहा था, और टेंपल की ऑथोरिटीज उसको वी विल सी कि मैनेज करेगी सर। There were Devdan villages donated to a temple and the revenue was consequently received by the temple authorities and not the state as well sir. Okay, अब मतलब क्या है कि हो सकता है कि गांव में एक मंदिर है, वो गांव की जो भी रेवेन्यू है वो मूलतः से मंदिर के सत्ताधीशों को और अथॉरिटी को मिल जाए। इससे दो चीज का फायदा होगा कि गांव में से जो भी रेवेन्यू आ रही है वो टेंपल को जाएगी, टेंपल वो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करवाने के लिए या बेसिक नेसेसिटीज जो है वो पूरी करने के लिए रोल प्ले करेगा। दूसरा, मंदिर की खुद की भी नीड होती है टेंपल को चलाने के लिए, वहां प्रीस्ट जो है, वहां जो भी साफ सफाई का स्टाफ रखा गया है, उसके मेंटेनेंस का कोई स्टाफ रखा गया है, वो भी उसको वी विल कम टू नो कि चलाएगा और उसको मैनेज करेगा, राइट और रॉन्ग सर। ओके, तो दिस विल बी हेल्पफुल इन द लॉन्गर रन एज वेल। ओके, तो देयर वर टू काइंड ऑफ विलेजेस, वन वाज द ब्रह्मदिया जो ब्राह्मण्स को दिए जा रहे थे, और एक थे देवदान, देवों को दान की हुई जमीन सर, नाम ही है देवदान। देवदान वाज द काइंड ऑफ लैंड जो टेंपल को दिया जा रहा था सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, और टेंपल अथॉरिटीज गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि गांव वालों को कहते थे कि देखो अब गांव की जमीन हमारी है, आप मंदिर के लिए काम करो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें अब राजा को सरकार के रूप में जो टैक्सेस देने हैं, रेवेन्यू देने हैं वो नहीं देने हैं, और इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि ये ब्रह्मदेव और देवदान विलेजेस की काफी ग्रोथ होने की शुरुआत होती है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द विलेजेस गेन ग्रेटर सिग्निफिकेंस व्हेन इन द लेटर सेंचुरी द टेंपल्स बिकेम द सेंटर्स ऑफ द रूरल लाइफ एज वेल। ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ द विलेजेस वर प्रीडोमिनेंट, मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे कोई भी गांव जो ब्राह्मणों को दी है उनको एक्सक्लूजन है, ऐसे कोई भी गांव जो देवदान जो मंदिर को दे वो एक्सक्लूसिव है, पर तीसरा गांव जहां पे इंटरकास्ट पॉपुलेशन रह रही है, मतलब सब लोग रह रहे हैं, अमीर भी रह रहा है, गरीब भी रह रहा है, अलग अलग समाज से लोग रह रहे हैं, उनको पैसे की रेवेन्यू पे करनी है, उनको कहीं एक्सक्लूजन नहीं मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इंटरेस्टिंगली बेस्ड ऑन दी स्टडी of the Pallavas inscription and the Pallavas literature, we come to know about three types of land grants sir. Okay, एक ऐसी है जो इंटरकास्ट विलेजेस है, इनको पैसे देने हैं राजा को। दूसरे ब्रह्मदेय है सर, है ना, ब्रह्मदेय है, इनको पैसा नहीं देना है। तीसरी है देवदान, देवदान सर, है ना, आखिर में कंसेप्ट याद रखेगा, इनको भी इनफैक्ट पैसा नहीं देना है, दे आर फ्री एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू पे द टैक्सेस टू द किंग एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि पल्लवों के समय पे हमारे पास काफी सारे एविडेंसेस है। जैसे एक एविडेंसेस के अंदर अगर आप देखोगे, आपको कॉपर प्लेट्स मिली थी 1879 के अंदर। ये 1879 में पल्लवों के एक रॉयल सिंबल, मतलब लिंग है, शिवलिंग, उसके साथ आपको एक कहानी देखने को मिलती है पौंडीचेरी के पास, है ना। तो उरुकुट्टाकोट्टम करके एक जगह है, उरुकट्टुकोट्टम करके, वहां पे एक लैंड ग्रांट की कहानी आपको देखने को मिलती है कि इट रिकॉर्ड्स ऑफ अ ग्रांट ऑफ अ विलेज मेड इन 22nd ईयर ऑफ द किंग नंदीवर्मन, मतलब 753 के आसपास का है। द इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट कमेंस विद द यूलॉजी ऑफ द किंग इन संस्कृत, फॉलोड बाय द डिटेल्स ऑफ द ग्रांट इन तमिल एंड द कंक्लूडिंग वर्स इन संस्कृत। अब देखिए, ये लैंड ग्रांट्स के ऊपर से हमें बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है। आप सोचिए कि ये लैंड ग्रांट्स का स्टडी खाली और खाली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी आपको मिलता ही है, क्योंकि ब्राह्मणों को देना एक प्रकार की प्रिविलेज है, टेंपल इंस्टीट्यूशंस को देना एक प्रकार की धार्मिक ट्रेडिशंस का कंटिन्यूएशन है। पर ये इंस्क्रिप्शंस का जब डिटेल में स्टडी किया गया, तो डिटेल स्टडी के अंदर हमें ये भी देखने को मिल रहा है
कि ये इंस्क्रिप्शन जब इश्यू किए गए तो मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस थे। अब हु वुड हैव थॉट कि यहाँ पे मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस भी आपको मिलते हैं, जहां पे संस्कृत और तमिल लैंग्वेज इन दोनों का इंपॉर्टेंस था। मतलब पल्लव पीरियड के अंदर भी भले तमिल लैंग्वेज का ग्रोथ हो चुका है, बट तमिल हैज नॉट बिकम द डोमिनेटिंग और एब्सोल्यूट सिंगल लैंग्वेज एट दैट टाइम। कहने की बात यह है मेरी कि पल्लव पीरियड के समय पे हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत और तमिल दोनों लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, और ये दोनों लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट के थ्रू वी विल फाइंड कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो डेवलप या बेसिकली लैंड ग्रांट्स के अंदर यूज हो रही थी और इनका लाभ हुआ। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रोविंसेस के अंदर था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था और विलेजेस को कैसे चलाया जाता था। तो मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि इट वाज द पल्लवास दैट प्रीसीडेड द चोलास। द चोलास आर नोन फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दैट दे हैड बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंपीरियल चोलास के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो ऐसा कहते हैं कि पंचायती राज जो संस्था है उनका उदय और उनका विकास जो है वो चोलास के द्वारा हुआ है। एक्चुअली पंचायती राज की शुरुआत की जो फाउंडेशन आपको आधुनिक वे के अंदर देखने को मिलती है वो पल्लवा के अंदर ही थी, और पल्लवों के अंदर ही बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है कि कुछ कुछ गांव थे, ये गांवों के अंदर कैसे रेवेन्यू और इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था इसकी जानकारी मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। सो इन विलेज द बेसिक असेंबली वाज कॉल्ड एज द सभा विच वॉज कंसर्न विथ ऑल द मैटर्स। आज की तारीख के अंदर भी अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देखोगे तो ग्राम सभा करके एक संस्था है सर, है ना, ग्राम पंचायत के अंदर ही मिलती है, और उस पीरियड में भी सभा हुआ करती थी। तो लोग कहते हैं कि चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था, चोला के समय पे पंचायती राज का विकास हुआ। भाई साहब चोलास से पहले आप थोड़ा बहुत देख लोगे तो हमें देखने को मिलता है ये पल्लवों के समय पे ही सभा नाम की संस्थाएं आपको मिलेगी। ये सभा एक ऐसी संस्था थी जो विलेजेस के एंडोमेंट्स मतलब ग्रांट्स मिली है, लैंड किसके हाथ में है, इरिगेशन है, कल्टीवेशन है, पनिशमेंट ऑफ क्राइम है, कीपिंग ऑफ अ सेंसस और बाकी सारे रिकॉर्ड्स का काम करती है। आप समझने की कोशिश करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब ये था कि उस पीरियड में पॉपुलेशन काउंट भी होता था। दिस थिंग शोज कि देयर वाज अ पॉपुलेशन काउंट एज वेल, एंड वी विल कम टू नो कि ये जो पॉपुलेशन काउंट है, ये पॉपुलेशन काउंट उस पीरियड के अंदर वहां की ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट को दर्शाता है कि राजा को पता था कि कितने गांवों में कितने लोग रह रहे हैं, क्योंकि राजा वहां से डेटा मंगवाएगा और उससे ही अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट करवाएगा सर, ठीक है ना, समझे। सो द विलेज कोर्ट्स डील विद द petty criminal cases at a higher level in towns and districts. Courts were presided over by government officials with the king as the supreme arbiter of the justice as well. मतलब गांवों के अंदर भी अदालतें हुआ करती थी, अदालतों के अंदर जो लोकल छोटे मोटे चिड़वहिया केसेस थे गांवों के पंच डिसाइड करते हैं। आज की तारीख पे भी आप देखोगे तो गांवों में छोटे मोटे केसेस बन जाते हैं तो गांव के पंच या जिसे सरपंच के रूप में हम पहचानते हैं वही डिसाइड करते हैं कि भाई क्या है और क्या नहीं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। द सभा वाज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बट इट वर्क क्लोजली विथ उर्रार एंड इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ द विलेज। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग हमारे बात कहानी देखने को मिलती है। सभा एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन था सर, सभा के साथ एक और संस्था थी जिसका नाम था उर्रार। ये शब्द याद रखेगा, उर्रार, नगरम, अट्टम, दिस आर ऑल द कीवर्ड्स that you will also find in the Chola administration. Urrar was an informal gathering of the village. Sabha was the formal institution of the village, sir. ठीक है ना, getting on point, okay. इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता था। अब मजे की बात क्या है, हमें ये देखने को मिलता है कि दो प्रकार के गांव थे। एक गांव ऐसे थे जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, जहां पे पूरा फंक्शनिंग मैनेजमेंट, इवन वहां के रहने वाले लोग भी ज्यादातर ब्राह्मण थे। वो गांव थे जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते थे, राजा ने एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटरफियरेंस नहीं किया था वहां पे सर, ठीक है ना, समझे। सो विलेजेस पॉपुलेटेड एंटायरली और लार्जली बाय ब्राह्मण प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द असेंबलीज इन द काउंसिल्स। द लिंक बिटवीन द विलेज असेंबली एंड द ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द हेडमैन ऑफ द विलेज एज वेल। मतलब गांव के मुखिया जो थे वो गांव के प्रशासन को और आगे की जो बातें हैं वो राजा को बताने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। अब मजे की बात ये आती है कि इनके यहाँ पे गांव का काम क्या था। तो गांव का काम ये था कि भाई
वहाँ से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो और वहाँ से इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमी बढ़े तो राजा को पैसा मिले। अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे आप इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करें, वहाँ पे खेती और सिंचाई व्यवस्था का विकास हो, तब जाके ही खेती का विकास होगा सर। ओके, तो पल्लवों के समय पे वी विल सी दैट दे हैड बिल्ट समथिंग कॉल्ड एज टैंक इरिगेशन इन इंडिया। टैंक इरिगेशन मतलब गांवों के अंदर एक तालाब का निर्माण किया जाता था, रिजर्वायर का, और उसके लिए अलग से रेवेन्यू क्या एक मैं कहूँगा कि व्यवस्था की जाती थी। तो गांव में से फॉर एग्जांपल एक तालाब है, वो तालाब के अंदर आपको यू आर सपोज टू वी विल फाइंड कि मेंटेन दैट पॉन्ड और लेक ऑफ वाटर, सो दैट क्राइसिस के समय पे या समर सीजन में जब अकाल की व्यवस्था के लिए पानी को हम संचय करके रखें। वो तालाब का मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि तालाब टूट जाएगा, पानी उसके अंदर से लीक हो सकता है। तालाब का मेंटेनेंस ना किया हो, अंदर से इंटरनली बहुत सारी वीड्स ग्रो गई हो, तो तालाब की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो मेंटेनेंस के लिए खर्चा कौन देगा, क्योंकि राजा ने तो गाँव को ऑटोनॉमस कर दिया है। बिकॉज द किंग हैज़ मेड द विलेज ऑटोनॉमस, देन हु इज गोइंग टू पे अप फॉर द विलेजेस, है ना। उस पीरियड में गाँवों के अंदर जो भी इनफैक्ट आप देखोगे तो इस बेसिस के रूप में हमें देखने को मिलता है एरी पट्टी करके एक जमीन सर, है ना। यहाँ पे ये चीज भी दी गई है सर, गेटिंग ओपन। ओके, for the maintenance of the tank irrigation or for the maintenance of a water body inside a village, sir, okay, there was a special category of land called as एरी पट्टी और a tank land। ये शब्द याद रखेगा, ऑलरेडी यूपीएससी ने 2018 की प्रीलिम्स के अंदर पूछ दिया है। 2017 और 2018, 2017 या 2018, इन 2017 और 2018 we will come to know at that time the UPSC had already asked about this part कि what is एरी पट्टी और टैंक लैंड सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन। ओके, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड कॉल्ड एज एरी पट्टी और टैंक लैंड वाज नोन ओनली इन द साउथ इंडिया। इनफैक्ट ये पल्लवों और चोलास के समय पे बहुत चलती है कि गांव में जो तालाब होगा उसकी रक्षा और उसकी मेंटेनेंस, उसके ऊपर की कुछ डैमेजेस ना हो, उसके प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में से गांव में एक जमीन अलग से रखी जाएगी। उसमें से जो भी रेवेन्यू आएगा वो खाली और खाली टैंक के मेंटेनेंस में जाएगा। देखिए कितनी बुद्धि वाला काम काज है सर, ठीक है ना, समझे। सो दिस लैंड वाज डोनेटेड बाय इंडिविजुअल्स, द रेवेन्यू व्हिच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक वाज अ वेरी स्पेसिफिक फीचर सर, गेटिंग ओपन। ओके, और पूरे साल में जितनी बारिश आती है, बारिश के समय पे ये जो रेन वाटर है वो वहाँ पे स्टोर होगा, एंड भविष्य के अंदर सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे सकते हो। आज की तारीख में हमने बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किया है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स एंड द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर डूइंग सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन। ओके, तो वी विल सी कि ऑल दिस थिंग्स विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द टैंक लैंड। वी विल फाइंड कि इसके थ्रू भी ये काम करने की कोशिश करेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन्होंने बहुत ही पक्के मटेरियल से ये पानी के जलाशय को और तालाब को बनाया था सर, ठीक है। सो द टैंक वाज लाइंड विद अ ब्रिक और स्टोन वाज बिल्ट थ्रू द कोऑपरेटिव ऑफ द एफर्ट ऑफ द विलेज एंड इट्स वाटर वाज शेयर्ड बाय द ऑल कल्टीवेटर्स। द मेंटेनेंस ऑफ द टैंक्स वाज एसेंशियल टू द विलेज। Practically in every inscription from the Pallava period pertaining to rural affairs refers to the upkeep of the tank। मतलब ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारे गांव के अंदर तालाब है, हमारे गांव के अंदर एक बड़ा सा जलाशय है, रिजर्वायर है, उसको कैसे भी करके बचा के रखना है, उसको मेंटेन करना है। गांव वालों को कहना है कि भाई देखो वो आपका जलाशय है, रिजर्वायर है, वो आपकी लाइफलाइन है सर, है ना, वो आपकी जीवादोरी है, उसको कहीं भी टच मत करिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगा सर, गेटिंग ओपन। ओके, next importance came wells। Water was distributed by canals which were fitted with sluices to regulate the water level and prevent overflowing at the source as well। The distribution of water for irrigation was supervised by a special tank committee appointed by the village, and water taken in excess allotted to a particular community cultivator was taxed as well। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ। अब भारत के अंदर आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये लिख सुन लिया होगा आपने सर। ओके, इसके कंटेक्स्ट में थोड़ी बहुत 5 मिनट चर्चा कर देते हैं। देखो हमारे क्लासेस का इंटेंशन ये नहीं है कि खाली किताब को देखे ही सर, ओके, उसके अंदर का मन भी निकाले। आज की तारीख में कैनल इरिगेशन आपने देखा होगा। कैनल इरिगेशन की खासियत क्या होती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैनल इरिगेशन।
कैनल इरिगेशन की खासियत ये है कि आपको पानी का सप्लाई थ्रू आउट इनफैक्ट है ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू दिया जाए। अब सामान्य रूप से कैनल में कौन सी कैनाल में पानी जाएगा और कौन सी कैनल में रोका जाएगा तो उसके लिए गेटवेज होते हैं, उसको स्लूइस गेट कहते हैं, आज की तारीख में भी यूज होता है। पल्लवा ने तब उस पीरियड के अंदर यूज किया था स्लूइस गेट्स, ओके ना, समझे। सो से फॉर एग्जांपल द वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन और यहाँ पे एक कैनल है, यहाँ पे एक कैनल है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ का गेट बंद कर दोगे, यहाँ का गेट बंद कर दोगे, तो पानी जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, राइट सर, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बीच में गेटवेज होते हैं, ये गेटवेज के थ्रू वाटर की जो डायरेक्शन है विद इन द नेटवर्क, ओके ना, समझे, आप उसको गाइड कर सकते हो। जैसे रेलवेज में आपने देखा होगा, रेलवेज रेल चल रही है तो रेलवे में वो सिग्नल्स दी जाती है, उसकी पटरियों को अलाइन किया जाता है और इस हिसाब से रेलवे की डायरेक्शन और रेलवे की पटरी को हम लोग मोल्ड कर देते हैं, उसको अलग अलग डायरेक्शन में बांट देते हैं। वही चीज पल्लव ने कैनॉल में की थी, मतलब कैनॉल्स में भी यही होता है आज की तारीख में। अब सवाल यह है कि कितना पानी किसको मिलेगा। तो सामान्य रूप में गांवों के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि पानी एफ्लुएंट किसान जो है वो लेके चले जाते हैं। एफ्लुएंट किसान का मतलब है कि वो किसान जिनकी थोड़ी है ना तो ज़्यादा दबदबा है, वो किसान जिनका डोमिनेशन है, वो किसान जो ये कह सकता है कि देखो मेरे बिना गांव नहीं चलने दूंगा सर, ठीक है ना, काइंड ऑफ ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बड़े डोमिनेटिंग किसान आपको मिलेंगे सर, ओके। तो वो सब के सब प्रकार के किसान वी विल सी कि डोमिनेट करेंगे एंड दे विल बी रनिंग द शो इन 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 द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री, ओके। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला हियर इन दिस केस, जब हम लोग इनकी बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द पल्लवास, पल्लवा में कमिटी बनाई गई थी और कमिटी की खासियत ये थी कि कमिटी डिसाइड करती थी कि कितना पानी किसको देना है, what should be the quantity of water that should be given to a particular individual or a particular peasant, okay ना। एक हद से ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए किसी को, एक हद से कम भी नहीं मिलना चाहिए। इसके पीछे का इंटेंशन यही है कि दे वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर सर, है ना। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबको ठीक ठाक मिले। अगर कोई किसान ज़्यादा पानी ले रहा है अपने ट्रेडिशनल या उसकी जो भी अलॉटेड नीड्स है उसके ऊपर से, तो किसान को एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ते थे। आप देखिए कितने स्मार्ट लोग हैं ये, हाउ दिस पल्लवा पीपल आर वेरी स्मार्ट। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज कि दोज पीजेंट्री हु वाज डिमांडिंग एक्स्ट्रा और दोज पीसेंट्री हु वाज सेइंग कि भाई नहीं हमें तो पैसा हम क्या पानी ज्यादा यूज करेंगे, तो उनके ऊपर टैक्सेस होते थे। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि इरिगेशन हर एक कोने कोने तक पहुंचेगा और कोई एक किसान या दो चार बड़े व्यक्तियों के हाथ में सिंचाई का पानी नहीं जाएगा और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की कहानी देखने को मिलेगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि आप पानी का उपयोग कैसे करते हो बहुत मैटर करता है। आज की तारीख में हमारे भारत में बहुत सारे राज्यों में इरिगेशन स्कीम्स चलती है। ये इरिगेशन स्कीम्स में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो आता है वो यही आता है कि पानी का उपयोग कैसे किया जाए सर, है ना, व्हाट शुड बी एंड हाउ शुड बी डन। लोगों ने वो चीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि दिस इज हाउ यू कैन डू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एज वेल सर। खैर, तो इस बेसिस के रूप में द पल्लवास वर एबल टू डेवलप अ गुड क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिकॉज दे वर एबल टू डेवलप अ गुड क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर we will see the Pallavas had a very good we can find की revenue development taking place as well sir, है ना, समझे। तो आपको होपफुली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया कि भाई किस तरह से इनके यहाँ पे लैंड ग्रांट्स देने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और ये एग्रीकल्चर के आधारित हाउ द पल्लवा पीरियड ट्राई टू रिफॉर्म इटसेल्फ। अब आगे की थोड़ी बहुत बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब फर्दर किस तरह से पल्लव पीरियड के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो मेनली है उनकी रेवेन्यू और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रेवेन्यू इकोनॉमी पल्लवों की क्यों इंपॉर्टेंस है उसके पीछे की 2-3 पार्ट्स आपको डिस्कस करते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि लैंड ग्रांट्स इन्होंने ब्राह्मणों को तो दिए और मैंने कहा कि इन्होंने ऑफिशियल्स को भी दिए, मंदिरों को भी दिए। अब ऐसी ग्रांट्स जो ऑफिसर्स को दी जाती थी उसके ऊपर से तो टैक्सेशन होता था, वो तो बेसिकली रेंट फ्री
या वैसी कोई लैंड ग्रांट का प्रकार नहीं था कि जिसके ऊपर से टैक्सेस ना लिया जाए सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखने को मिलता है कि इनके यहाँ पे लैंड से रेवेन्यू काफी बड़ी मात्रा में आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, और लैंड रेवेन्यू बिकेम द प्राइमरी सोर्स फॉर द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। So revenue came exclusively from rural sources, mercantile and the urban institution being largely unplanned। मतलब ये है कि ग्रामीण विस्तारों से, खेती से बहुत पैसा आ रहा था, शहरों से कम आ रहा था, ये देखने को मिलता है सर, गेटिंग योर पॉइंट। अब गांवों के ऊपर कौन सा टैक्सेस लागू किया होता था ये आप देखिए सर, ओके। There were two categories of taxes that were levied on the villages. The land revenue paid by the cultivator to the state varied from 1/6 to 1/3 of the produce and was collected by the village and paid to the state collector। मैंने अभी आपको बताया कि गांव का जो मुखिया था, हेडमैन था, इसके हाथ में सत्ता थी, और कितना टैक्सेस है, 1/6 से लेके 1/10। मतलब आप देखोगे इट इज नॉट दैट मच है। 1/10 का मतलब है 10%, 6 का मतलब है करीबन 16% के आसपास सर, ओके ना, समझे। एंड 16-17% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो वी विल फाइंड कि इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट प्रैक्टिकली। अगर आप उस पीरियड के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलफेयर कंडीशंस आपको मिल जाएगी, और उतनी बड़ी मात्रा में नहीं थी सर, ठीक है ना, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। तो पहला तो गांव के ऊपर जो स्टेट का टैक्सेस था वो कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इन द सेकंड कैटेगरी वर द लोकल टैक्सेस आल्सो कलेक्टेड इन द विलेज बट यूटिलाइज्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ द विलेज इटसेल्फ। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। राजा टैक्सेस गांवों से कलेक्ट तो करता था, एक टैक्स वो था जो राजा सीधी अपनी तिजोरी में जमा कर देता था ना, द सेंट्रल ट्रेजरी, जो भी बेसिकली अपने ऑफिसर्स थे, इसके थ्रू इन्होंने बेसिकली अपनी रेवेन्यू सिस्टम को और इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की। दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें देखने को मिलता है कि इस पीरियड के समय पे द किंग ऑल्सो कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज, बट वो रेवेन्यू का पैसा सीधे सीधे गांवों के विकास के लिए ही होगा। मतलब दैट मनी वॉज नॉट टेकन अवे, और वी कैन से डायरेक्टली टेकन अवे बाय द किंग हिमसेल्फ। राजा कहता है कि भाई देखो, ये पैसे को मैं टच नहीं करूंगा, ये पैसा अगर मैंने 100 रुपया गांव से कलेक्ट किया है, ये 100 का 100 रुपया गांवों के विकास में ही मैं डालूंगा। आई विल मेक श्योर दैट आई विल पुट द मनी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इटसेल्फ rather than using for my personal use as well sir, getting my point, okay। तो जैसे मैंने आपको एरी पट्टी के बारे में बताया सर, है ना, आई हैड जस्ट डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स बैक अबाउट द एरी पट्टी। एरी पट्टी का भी वही था ना कि वहां से जो लैंड का पैसा आ रहा है वो सीधे सीधे गांवों के विकास के लिए, गांव की जो जमीन थी, जो तालाब था, उसके मेंटेनेंस के लिए होता था सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। So the tax money was spent for the repairing irrigation works and illuminating the temple, etc. When the state land tax was inadequate, the revenue was supplemented by additional taxes on draught cattle, toddy drawers, marriage parties, potters, goldsmiths, washermen, textile manufacturers, weavers, brokers, letter carriers and the makers of the ghee as well। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिल रही है कि जब जब राजा को पैसों की कमी होगी, whenever the king will feel the heat एंड द किंग विल रियलाइज कि इस महीने हमारे पैसे नहीं चल पाएंगे या इस महीने हमारी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, तो क्या करेंगे सर, ओके, द किंग विल स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्ले एरियाज वेयर ही विल बी ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इज दैट कि ऐसी ऐसी जगह से पैसा और टैक्सेस कलेक्ट करना जहां आप सोच ना सके सर, है ना। जैसे ड्रॉट कैटल के ऊपर से टैक्स लेना, टॉडी ड्रॉवर्स, चलो टॉडी पीने वालों से टैक्स ले रहे हो, समझ में आ रहा है, बनाने वालों से। मैरिज पार्टीज के ऊपर से भी टैक्स लिए जा रहे हैं। मतलब कोई शादी वादी में जा रहा है, राजा बोलेगा रुक बे, किधर जा रहे हो शादी वादी करने के लिए, उसके लिए अलग से टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा सर, ठीक है ना। तो आज की तारीख में भी आपने देखा होगा मैरिज सर्विसेज के ऊपर या केटरिंग सर्विसेज के ऊपर या मंडप सर्विसेज जो आपकी है ना, डेकोरेशन, फारस खाना कहते हैं उसको, वो डेकोरेशन वाले भी जीएसटी लगाते नहीं लगाते हैं। तो ये पल्लवा का पीरियड सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड था जहां हम लोग ये कह सकते हैं कि टैक्सेस को डाइवर्सिफाई किया गया था। पॉटर्स, गोल्डस्मिथ, वॉशरमैन, है ना, धोबी है जो कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, वीवर्स, एंड वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द मेकर्स ऑफ द घी, कि भाई तुम घी क्यों बना रहे हो, है ना, तुम घी बना रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी अलग से टैक्स लगेगा सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके। तो कहानी हमें ये देखने को मिलता है कि द पल्लवा पीरियड हैड गुड डाइवर्सिटी ऑफ टैक्सेस एज वेल। ऐसा नहीं था कि खाली एक ही टैक्सेस के ऊपर से इन्होंने अपना डोमिनेशन किया है।
दूसरी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो ये भी हुआ करती थी कि ये लोग आजू बाजू के स्टेट्स के साथ लड़ाई करते थे, तो लड़ाई करा तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम ये हुआ कि दोनों लड़े सर, ठीक है, एंड फाइनली दे विल आल्सो ट्राई टू एड द रेवेन्यू टू द स्टेट एज वेल सर, ओके ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में इनके पीरियड के अंदर काफी डाइवर्सिफिकेशन होता है, और हमें ये देखने को मिलता है कि इनके पीरियड के समय पे इन्होंने बाकी सारे आजू बाजू के स्टेट्स के ऊपर अटैक किए हैं, इसकी भी जानकारी हमें मिलेगी बेस्ड ऑन द वॉर एंड द स्कल्पचर्स एज वेल, ओके। So the Pallava considered the war to be very important. A series of sculptures depicting the important events connected with the reign of Nandivarman Pallava, notably Pallava troops attacking a fort, are seen in the Vaikunt Parimal temple at Kanchi. मतलब नंदीवर्मन करके एक राजा है, ये नंदीवर्मन ने इनफैक्ट है ना बाकी सारे एरियाज के ऊपर अटैक किया था। इसकी आर्मी की पावर को दर्शाने की कोशिश की गई है कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने पावरफुल है, हम आके तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और मंदिर के स्थापत्यों के ऊपर से हमें देखने को मिलता है इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब आप समझने की कोशिश करिए कि यूपीएससी ने ऑलरेडी आपको एक सवाल पूछा था पिछले साल मुख्य परीक्षा के अंदर, और सवाल आया था कि गुप्ता और चोला पीरियड के टेम्पल्स के अंदर हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन मिलता है बेस्ड ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ दैट पीरियड, कि द स्टडी ऑफ द चोलास एंड द गुप्तास विल गिव अस द नॉलेज अबाउट द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ दैट पीरियड एंड प्रिसाइसली ऑन द टेम्पल एंड द स्कल्पचर सराउंडिंग देम। इसी तौर के ऊपर कांची के अंदर वैकुंठ पेरुमल मंदिर आया हुआ है, नंदीवर्मन के द्वारा ही बना, राजसिन्हा कहते थे इसको, और इसके मंदिर की दीवार के ऊपर इसने अपनी शक्ति को दर्शाया कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं सर, ठीक है। So this will also be highlighted, sir. Getting your point, okay? This fort depicted in the sculpture is having the ramparts and the soldier wrecking and the elephant standing near it as well, sir. खैर, तो इससे ही हम लोग कहते हैं कि पल्लवास बड़े स्ट्रॉन्ग हुए। तो पल्लवास का स्ट्रेंथ के पीछे का कारण है उनकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी जिस तरह से डाइवर्सिफाई हुई, जिस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, और ओवरऑल इनफैक्ट इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किया, तो दे वर बी एबल टू चैनलाइज द रीजन्स एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। दूसरी इकोनॉमी का एक पार्ट था, वो था ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल सर, ओके ना, समझे। अब आप देखोगे तो राजा को ट्रेड एंड कॉमर्स से भी पैसा आता था, खेती से तो पैसा आता था, एग्रीकल्चर से तो पैसा आता ही था। अब दूसरा सवाल आता है इकोनॉमी के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स का, क्योंकि सोर्स ऑफ इकोनॉमी डाइवर्सिफाइंग है। नो डाउट ग्रामीण विस्तारों के अंदर खेती आधारित अर्थव्यवस्था है, मतलब वो नहीं है कि वो एक ही है या दैट इज द ओनली सोर्स थ्रू विच द मनी वाज टू बी, वी कैन से द कलेक्टेड सर, गेटिंग ऑन बोर्ड, ओके। अब यहाँ ट्रेड की कहानी क्या है, थोड़ी बहुत इसकी बातें करते हैं। लेट अस ट्राई टू सी दिस पार्ट की व्हाट इज द स्टोरी लाइन इन दिस पीरियड एज वेल सर। खैर, तो वी विल फाइंड इन द पल्लवा पीरियड Kanji was one of the major trading centers of that time, sir. Kanjipuram was one of the major important centers. And we will see the king used to issue some kind of licenses, जिसके थ्रू पैसा आता है। आज की तारीख में भी आप देखोगे व्यापारी के रूप में, दुकानदार के रूप में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट लेनी पड़ती है। 1757 में इसके कारण लड़ाई होगी, बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि दस्तक प्रथा करके एक इशू हुआ था बिटवीन द रूलर ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अंग्रेज दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। तो उस पीरियड में एक लाइसेंस सिस्टम देखने को मिलेगी। लाइसेंस आज की तारीख में भी रिलेवेंट है, तभी भी था। और पल्लवों के समय पे हमें ये देखने को मिलता है कि पल्लव राजाओं ने लाइसेंस इशू कराए थे। ये लाइसेंस इशू कराने के साथ साथ इकोनॉमी का, ट्रेड एंड कॉमर्स का ग्रोथ हुआ। पल्लव राजाओं ने कहीं कहीं बार्टर को भी चलाया, कहीं कहीं पे सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स का भी उपयोग किया है। इनफैक्ट शिवलिंग, मैंने आपको बताने की कोशिश की, वॉज वन ऑफ द मेजर सिम्बॉल्स ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। इनका सील हुआ करता था, इंसिग्निया हुआ करता, जैसे चालुक्यस का वरा हुआ करता था, वो विष्णु जी के साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब पल्लवों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको देखने को मिलेगी एक संस्था जिसका नाम है मनीग्राम सर, ओके। सो वी विल कम टू नो अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज मनीग्राम एज वेल। अब ये मनीग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है सर, है ना, समझे। तो व्हेनेवर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ मनीग्राम, तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि मनीग्राम नामक एक संस्था एक ऐसी संस्था के रूप में उभर के आई है जिसके द्वारा हम लोग ये कह सकते हैं कि वी विल कम टू नो कि मनीग्राम नाम की जो संस्था है, ये संस्था अपनी कॉइन्स इशू करवा रही थी और अपने गिल्ड को चला रही थी सर, है ना, गेटिंग ओपन, ओके।
तो मनीग्राम वॉज अ मर्चेंट गिल्ड एट दैट टाइम। इसको श्रेणी का प्रकार भी कहते हैं सर, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ श्रेणी एज वेल, ओके ना, श्रेणी, या इसको वी विल सी कि मर्चेंट गिल्ड के रूप में भी पहचानते हैं। ये मणिग्राम नाम की संस्था हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसके ऊपर से भी ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार पूछ दिया था कि व्हाट इज मनीग्राम सर, है ना, समझे। देयर वाज अ सिंपल क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड कि भाई व्हाट इज मनीग्राम, इसकी डेफिनेशन बता दीजिए। आप पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको मिलेगा कि मनीग्राम क्या है, उसके ऊपर भी एक बार सवाल आ चुका है सर, गेटिंग ओपन, ओके। बट द पल्लवास वर एबल टू डाइवर्सिफाई देमसेल्व्स एज वेल, और इन्होंने काफी सारे एरियाज को भी डेवलप किया। जैसे कांची, कांची का सिल्क बहुत ही फेमस था, आपको पता होगा। कांजीपुरम में सिल्क वीविंग बहुत ही फेमस था, टेक्सटाइल फेमस बहुत फेमस हुआ करता था। तो इससे भी, व्यापार से भी इनको रेवेन्यू हो रही थी। दूसरा, मामल्लापुरम करके पोर्ट इन्होंने डेवलप किया था। एक्चुअली कांची थोड़ा अंदर की तरफ था। तो नरसिंह वर्मन जब पावर के ऊपर आया तो नरसिंह वर्मन कहता है कि भाई कब तक मैं इनफैक्ट, है ना, ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो कांची तक ही रखूं, लेट मी डाइवर्सिफाई इट आउट। डाइवर्सिफिकेशन के रूप में फिर महाबलीपुरम नामक जो सी पोर्ट है उसका विकास किया गया सर, है ना, समझे। और वहां से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है, तो उससे भी स्टेट को रेवेन्यू आ जाती थी। तो स्पाइसेस हो गया, कॉटन टेक्सटाइल्स हो गई, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, मेडिकल प्लांट्स हो गए हैं, जो आज के साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में जा रहे थे, श्रीलंका, चाइना, बर्मा, है ना, कंबोडिया, वैसे रीजन्स के अंदर हमको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे सर, गेटिंग ओपन, ओके। अब समझने की कोशिश करिए कि एक तो मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था मनीग्राम सर, समझे आप लोग, है ना। इसके सिवाय आपको 2-3 और मर्चेंट गिल्ड्स देखने को मिलेंगे सर, ओके ना, समझे। ये मर्चेंट गिल्ड्स अपने आप को अलग अलग नाम से पहचानते हैं सर, है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। तो एक को कहते हैं नाना देसी, एक को कहते हैं सुदेसी, एक को कहते हैं अनिरुवर सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। एंड वी विल फाइंड कि दिस वर ऑल द मर्चेंट गिल्ड्स जो उस पीरियड में काम कर रहे थे। मर्चेंट गिल्ड्स का मतलब यह है कि ये व्यापारियों के समूह थे जो एक विशेष प्रकार की कमोडिटी का व्यापार करते हैं, या एक कार्टेल के रूप में, ग्रुप के रूप में व्यापार कर रहे हैं। ये उस पीरियड में प्रेशर ग्रुप भी थे, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, या ये भी संस्था हम लोग के रूप में इसको पहचान सकते हैं कि इन्होंने वहां पे प्रेशर बिल्डिंग एक्टिविटीज की थी रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वी विल सी कि इन्होंने वहां पे उस पीरियड के समय पे कार्य किया था विथ रिस्पेक्ट टू मोनोपोलाइजेशन ऑफ सर्टेन ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल सर, ओके। तो नानादेशी के बहुत ही फेमस है, एंड वी विल फाइंड कि ये सब के सब काम करते थे उस पीरियड में एहोल से। मैंने आपको एहोल के बारे में बता दिया है कि एहोल को अयावोल के रूप में भी पहचानते हैं, एंड वी विल सी कि अयावोल या एहोल वॉज अ मेन लोकेशन जहां से इनकी गिल्ड्स फंक्शंस कर रही थी। इसमें विदेशी व्यापारी भी आते थे जो मर्चेंट ग्रुपिंग में काम कर रहे थे, लोकल व्यापारी भी थे, वो भी मर्चेंट ग्रुपिंग का काम करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो इसमें फॉरेन मर्चेंट्स को नानादेशी के साथ जोड़ा गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो ऐसा कोई भी विदेशी व्यक्ति है सर, ओके, उसको नानादेशी के रूप में, और सुदेशी जो है वो वी विल सी कि नॉर्मली लोकल मर्चेंट्स के लिए शब्द यूज हो रहा था सर, गेटिंग ओपन, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये नानादेशी का गिल्ड जो था, मतलब विदेशी व्यापारियों का गिल्ड, ये ऐसे व्यापारी जो आज के साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, बाकी सारे एरिया के साथ, तो उनकी काफी दबदबा भी हुआ करता था। ये अपना खुद का फ्लैग इशू करवाते थे, इनकी खुद की एक फिगर सिंबल हुआ करती थी, ये अपने बेसिकली ऑर्डर इशू करते थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और खास करके साउथ ईस्ट एशिया में इनका डोमिनेशन बहुत हुआ करता था नानादेशी के गिल्ड का सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस बिजनेस के रूप में गिल्ड का भी आपको काफी सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये गिल्ड के जो लोग थे ये अपने आप को परमेश्वर यार के रूप में भी कहते हैं कि भाई देखो हम भी बहुत डोमिनेटिंग है। तो पल्लवा पीरियड के समय पे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हमको काफी सारा डेवलपमेंट मिल रहा है। और पल्लवास ने उस पीरियड के समय पे वी विल सी कि ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर भी काफी फोकस किया। एंड वी विल सी दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड हम ये कह सकते हैं कि काफी ठीक ठाक विकास हुआ। अब आगे क्या कहते हैं सर, ओके ना, समझे। तो इन स्पाइट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, in spite of the trade and commerce that emerged, we will come to know that the mercantile activity had not developed sufficiently to make a contribution to the economy sir, getting opened, okay. And we will see that all these things led to a mixture of the development. तो खेती के ऊपर भी था और इकोनॉमी के ऊपर भी था। उसमें मैरीटाइम इकोनॉमी थोड़ी लिमिटेड हमको देखने को मिल जाती है सर, गेटिंग ओपन। नो डाउट द पल्लवास हैड अ मैरीटाइम ट्रेड विथ डिफरेंट किंगडम्स लाइक कंबोडिया, like the regions of Vietnam and also the Sumatra as well sir, okay। इनको एक को कंबुजा कहते थे, एक को कहते थे चंपा। चंपा नाम ही बेसिकली संस्कृत का नाम है सर, ठीक है ना। आज के ईस्टर्न इंडिया से अगर आप देखोगे भागलपुर वाले रीजन से, वहां से लोग माइग्रेट होके गए थे, वहां की डायनेस्टीज
और वहां से बड़ी मात्रा में ब्राह्मण स्कॉलर्स को भी भेजा था। इसके लिए उसका नाम ही चंपा रख दिया गया है सर। ठीक है, श्री विजया आज का मलेशिया वाला, वहां तक इनका व्यापार आपको यहां से देखने को मिलेगा सर। गेटिंग ओवर्ड, ओके। आज के वेस्ट एशिया के अंदर भी इनका व्यापार हो रहा था और इंडियन ट्रेडर्स जो थे वो उस पीरियड में अरबों के साथ व्यापार करते करते थोड़ा बहुत इनफैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते हैं। तो ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स का भी डेवलपमेंट हुआ, लैंड का भी डेवलपमेंट हुआ। मैरीटाइम ट्रेड उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पाया है कि जो सब्सटेंशिएट कंट्रीब्यूशन कर पाए, बट पल्लवास ने उसका फाउंडेशन रख दिया था और ये फाउंडेशन अल्टीमेटली आगे लीड किया जाता है बाय द चोलास, जिन्होंने अपनी खुद की इंपीरियल नेवी बना दी और नेवी की मदद से उसके बाद पूरा साउथ ईस्ट एशिया डोमिनेट किया। आपको पता होगा प्राचीन भारत के अंदर इंपीरियल चोलास ही थे जिन्होंने दक्षिण पश्चिमी एशिया को डोमिनेट किया था, इंक्लूडिंग द रीजन्स ऑफ श्रीलंका, इंक्लूडिंग मॉलडीव्स। मॉलडीव्स तक भी उनका प्रभाव था और मॉलडीव से लेके आज का सुमात्रा वाला रीजन आप देख लीजिए, तो उन सब रीजन्स में भी we will find कि they had a very good command over this regions in a political and economic sphere as well sir। खैर, तो ओवरऑल वी विल फाइंड कि इकोनॉमी का थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होने से और पैसा और बाकी सारी चीजें आने से तो पल्लवास वर एबल टू बिल्ड अप अ गुड नेवी, सॉरी द गुड आर्मी एंड द रेवेन्यू सिस्टम एज वेल सर। ठीक है ना, गेटिंग ओवर, ओके। तो मच ऑफ द स्टेट रेवेन्यू वेंट टू मेंटेन द आर्मी। ऑब्वियस था कि भाई इन्होंने चेरास के साथ लड़ाई की, इन्होंने चालुक्यस के साथ लड़ाई की, तो इस बेसिस के रूप में फुट सोल्जर्स, कैवलरी, एलिफेंट का इनके पास टुकड़ा हुआ करता था। चैरियट जो है उनका उपयोग कम हो गया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए याद रखना है कि द चैरियट्स वर नाउ ऑलमोस्ट आउट ऑफ यूज, अब उनका महत्व नहीं हो रहा है। इन मेनी केसेस वर इनइफेक्टिव इन द हिली टेरेन्स एज मच एज द फाइटिंग टुक प्लेस देयर। Cavalry though effective was expensive as horses had to be imported by that period। ये horses आते थे वेस्ट एशिया से और ज्यादातर जो अरब व्यापारी है वो उनका काम ही था कि ये घोड़े बेच के खुद सो जाए और हमें बेसिकली घोड़े बेच के मजबूत करे सर। ठीक है ना, समझे। तो घोड़े बेचने का काम बेसिकली हमको अरब ट्रेडर्स के द्वारा मिलता है। 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद काफी सारे अरेबियन ट्रेडर्स वी विल फाइंड कि भारत की तरफ आएंगे जो व्यापार करेंगे और पल्लवास को घोड़े देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये था कि बड़े बड़े चैरियट्स बहुत ही महंगे हो जाते थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना भी बहुत टफ था एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल नॉट सी मच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चैरियट एज वेल। इनके द्वारा नेवी बनती है, मैंने आपको बताने की कोशिश की, और नेवी उसके बाद चोलास और बढ़ाएंगे सर। ठीक है, नागापट्टनम एंड मामल्लापुरम ये दोनों इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। पोर्ट्स जरूर से पूछ सकता है यूपीएससी, पिछले 5 साल का पेपर देखोगे 2015-16 से लेके 2022 तक कंसेक्यूटिव ईयर्स में यूपीएससी ने पोर्ट्स के एग्जांपल पूछे हैं। इन द कंसेक्यूटिव ईयर्स यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट विच पोर्ट्स इज लोकेटेड वेयर। कौन सा पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है वो सीधे सीधे तौर के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सर। ठीक है ना, तो मामल्लापुरम और नागापट्टनम करके एक जगह है सर, गेटिंग ओवर, ओके। वी विल फाइंड कि इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी बट इन्होंने नेवी और पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, ये भी हमें यहाँ से मिल जाता है सर। ओके, अब इसके सिवाय पल्लवास की जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशियल रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशंस करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण कम्युनिटीज को लैंड ग्रांट्स मिल रही थी, तो उससे हमको समझ में आ रहा है कि साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण कम्युनिटीज का जो कल्चर प्रैक्टिसेस है वो भी आपको काफी पॉपुलराइज होते हुए देखने को मिलेगी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि संस्कृत का उपयोग आपको मिल जाता है। संस्कृत का उपयोग इसके लिए मिलेगा क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया से जो ज्ञानी लोग आए थे वैदिक पढ़ने वाले, वो भी आपको मिलेंगे। कास्ट हायरार्की भी थोड़ी स्ट्रक्चराइज हो चुकी है। अब देखिए कि ये वर्ण कास्ट हायरार्की को लेके काफी अलग अलग प्रकार की ओपिनियंस है, बट एटलीस्ट हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि भाई ये एक स्ट्रक्चराइज हो चुकी है। कांची के अंदर बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस बनते हैं इस पीरियड में। इनफैक्ट जैसे नालंदा बन के आया ना सर एंशिएंट इंडिया के अंदर, विक्रमशिला, नालंदा, ये पल्लवों ने बनाया। क्या कह सकते हैं कि नालंदा तो कुमारगुप्त और हर्षवर्धन के समय पे और उसके बाद पालों ने बनाया, और विक्रमशिला भी पालों ने बनाया, सोमपुरी बनाया, उदानपुरी बनाया। वैसे यहाँ पे आपको कांची देखने को मिलेगी सर, है ना।
और कांची वॉज अ सीट ऑफ लर्निंग। सीट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि भाई कांची के अंदर जिस प्रकार का एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ पूरे भारत से लोग पढ़ाई करने आते थे, वो भी हमारे पास एविडेंसेस मिल जाता है सर। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। इनफैक्ट ह्यूएन सांग, जिसके बारे में अगर आपने पिछले क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, तो ह्यूएन सांग हैड एक्चुअली विजिटेड द प्लेस कॉल्ड एज कांची, और उसने बताया था कि कांची 4 पीरियड के अंदर या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है शिव कांची, एक है विष्णु कांची सर, है ना, एक है शिव कांची, विष्णु कांची, जैन कांची और बौद्ध कांची सर, है ना। मतलब कांची में 4 अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं। एक एरिया है वहां पे शैविज्म के फॉलोअर्स रहते हैं, एक एरिया में वैष्णविज्म के, एक एरिया में जैनिज्म के, और एक एरिया में बुद्धिज्म के फॉलोअर्स भी आपको मिलेंगे सर। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि शैविज्म यहाँ काफी पॉपुलर था। वी विल ऑल्सो सी कि जैनिज्म पॉपुलर था, जहां महेंद्र वर्मन ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ कुछ जैनियों को प्रोसिक्यूट भी किया। वी विल ऑल्सो फाइंड कि बुद्धिज्म और जैनिज्म अपनी पहले जितनी अपील नहीं रोक पाते हैं, बट उसने कांची के अंदर काफी सारी चीजों को इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन काफी सारा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ह्यूएन सांग, अभी मैंने आपको बताया कि जब वो खुद यहाँ पे ट्रैवल करता है कांची के अंदर, वो नॉर्थ से लेके साउथ तक ट्रैवल करेगा। ह्यूएन सांग जब ट्रैवल कर रहा है तो उसने कांची में देखे है कि यहाँ पे 100 के आसपास बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, 10,000 महायाना बोधि संतों का रहना है सर, ठीक है ना। इस पीरियड वो पीरियड था जहां नैनार और अलवर, जो शिव और विष्णु के जो फॉलोअर्स थे, उनका भी ग्रोथ हो रहा था। तो ऐसे इतना भी खराब पीरियड नहीं था सर, ठीक है ना। तो जिस तरह से कहा गया कि भाई देखो अलवरों के पीरियड के या पल्लवों के पीरियड में परसिक्यूशन हुआ, वैसा भी हमको यहाँ से नहीं मिलता है सर। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो इस पीरियड को काफी सारे हिस्टोरियंस आर्यनाइजेशन कहते हैं। आर्यनाइजेशन का मतलब है कि जो आर्य संस्कृति उत्तर भारत में थी, वही आर्य संस्कृति दक्षिण भारत में आई। खैर ये डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से हिस्ट्री और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट होती है, बट आर्यनाइजेशन के रूप में ऐसा कहते हैं कि संगम काल से ही दक्षिण भारत और उत्तर भारत एक होना शुरू हो गया। तो दक्षिण भारत में एक पॉलिटिकल सेंस में एक द्रविडियन आइडियोलॉजी को लेके एक अलग से मत ममांतर है। इसमें आर्यन इन्वेजन थियरी भी एक अलग तरह से देखी जाती है। खैर कल्चरली सब उत्तर और दक्षिण भारत एक था, ये दर्शाता है कि नॉर्थ के आइडियोलॉजीज और साउथ के आइडियोलॉजीज का मिक्सचर होते हुए जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुआ है, जो फिलोसफिकल डेवलपमेंट हुआ है, धार्मिक डेवलपमेंट हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है सर। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि द जैन्स एंड द बुद्धिस्ट वर कंटिन्यूइंग द एजुकेशन, gradually the Brahmins also superseded with them. We will also see कि Sanskrit and Prakrit and Tamil, all the languages also began to be used. Getting my point, okay? ये वो पीरियड था जहां जैनिज्म काफी पॉपुलर था। हमें ये भी देखने को मिलता है कि महेंद्र वर्मन खुद, वी विल सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैनिज्म छोड़ के शैविज्म की तरफ जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि जैनिज्म साउथ इंडिया में उसके बाद रेलेवेंस अपनी खो देता है। वैसे भी हमारे पास एविडेंसेस है, पर ये वो कार्यकाल है जब हम लोग कहते हैं कि मदुरई, कांची, श्रवण बेलगोड़ा वाले रीजन्स के अंदर अभी भी जैन ट्रेडिशंस चल रहे हैं। अब मदुरई में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मदुरई में पहले पांड्यास थे और उन्होंने भी जैनियों को पेट्रोनाइज किया था। कांची में तो ह्यूएन सांग खुद भी कहता है कि मैंने 4 कांची को देखा है, एक जैन कांची, शिव कांची, वैष्णु कांची एंड बौद्ध कांची। मतलब ये है कि इरिस्पेक्टिव राजा भले सपोर्ट करे कि ना करे, पर ग्रोथ हो रहा है सर, ठीक है। श्रवण बेलगोड़ा इसके लिए क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि श्रवण बेलगोड़ा के अंदर ऋषभ देव जो बाहुबली है उनकी मूर्ति भी इसी पीरियड के अंदर बनती है। दूसरी कहानी हमें यह भी देखने को मिलती है कि श्रवण बेलगोड़ा के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपको याद होंगे सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके, वो खुद भी वहां पे आए होते हैं, एंड ही हैड पर्सनली visited the place and he passed away at that time, क्योंकि वो मगध को छोड़ के वहां पे नीचे साउथ में आ चुके हैं सर, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि पल्लवास बिकेम द सेंटर फॉर एजुकेशन एज वेल। वी विल फाइंड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर्स भी निकल के आए। बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर कांची में खुद भी निकल के आ जाते हैं। इनके बीच में बुद्ध संप्रदायों के अंदर भी छोटी मोटी लड़ाई भी होती है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि एक बुद्धू स्वामी, बुद्धिस्वस करके एक बेसिकली संप्रदाय थे जिनके बीच में लड़ाई की भी कहानी आपको देखने को मिलेगी। एंड वी विल सी कि इनको पेट्रोनेज शायद नहीं मिला, बट तो भी उसके बावजूद भी हम लोग ये कह सकते हैं
कि कांची एक यूनिवर्सिटी के सेंटर के रूप में हमको यहाँ से देखने को मिलेगी, जहाँ अलग अलग प्रकार का एजुकेशन दिया जाता था। संस्कृत लैंग्वेज का अभी भी आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, और ये पल्लव ही था जहाँ से यूनिवर्सिटीज और घटिकास का डेवलपमेंट हुआ। ये घटिकास मूलतः से टेम्पल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए वैदिक कॉलेजेस थे। वैदिक कॉलेजेस का मतलब ये है कि यहाँ पे वी विल सी कि एजुकेशन दिया जाता था लोगों को, और ये घटिकाओं के अंदर से ही वी विल सी कि मठों का निर्माण हुआ। वही मठ जिसके आधारित आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य और बहुत सारे माधवाचार्य जैसे हमको लीडर्स और प्रीचर्स मिलेंगे, जिन्होंने भारतीय समाज को एक नया दर्शन दिया है सर, ठीक है ना, समझे। So we will find कि in the 8th century the मठ became very popular center of learning sir, getting open, and we will find कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, धर्म का ज्ञान मिल रहा है, और ग्रेजुअली अलग अलग संप्रदायों का वहाँ से विकास होने की शुरुआत हुई। तो आदि गुरु शंकराचार्य वहाँ से निकल के आए श्रृंगेरी के मठ से, फिर वहाँ से ही ओवर ग्रेजुअली वी विल सी कि रामानुजाचार्य का ग्रोथ हुआ, फिर माधवाचार्य आए। तो ऐसे हमको बहुत सारे मठों का डेवलपमेंट मिलता है। संस्कृत भाषा का काफी डेवलपमेंट आपको मिलेगा सर, गेटिंग ओपन, ओके। अब संस्कृत और तमिल दोनों का इंपॉर्टेंस है इस पीरियड में, क्योंकि पल्लवों की खुद की जो मदर टंग थी वो तो तमिल थी, बट बिकॉज दे हैड लर्निंग सेंटर्स एस्टैब्लिश, तो संस्कृत का भी काफी विकास आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन खुद इनफैक्ट आप देखोगे मठ विलास प्रशासनम करके किताब लिखते हैं सर, है ना, याद रखेगा। इस पीरियड के अंदर भैरवी की किरट अर्जुनिया लिखी गई है, और दंडिन की 10 कुमार चरिता। दंडिन एक्चुअली कांची से ही बिलोंग करते थे, एंड ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द कोर्ट हिस्टोरियंस ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। 10 कुमार चरितम एक ऐसी किताब है जहां पे दंडिन हैज मेंशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलेगी सर, गेटिंग ओपन, ओके। सो वी विल फाइंड कि ही स्टेड इन द पल्लव कोर्ट फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ये भी हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं। ओवरऑल पल्लवों को जो कंट्रीब्यूशन के रूप में हम लोग याद करते हैं वो है उनके आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट है। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द पल्लवास, एंड व्हाई डू वी सी द पल्लवास विथ रिस्पेक्ट टू द आर्किटेक्चर। तो पल्लवास के समय पे इनिशियली केव आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई, और वहां से द्रविड़ आर्किटेक्चर्स और द्रविड़ टेम्पल्स बनने की शुरुआत हुई। तो आज के दक्षिण भारतीय शैली का जो उद्भव हुआ है, जिसे द्रविडियन आर्ट और द्रविडियन स्थापत्य शैली के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई थी, तो पल्लव पीरियड से होती है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी सी पल्लव पीरियड एज अ वेरी सिग्निफिकेंट केस व्हेन वी अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द पल्लव डायनेस्टी इन इंडिया सर, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे। तो इनिशियली इनके समय पे केव आर्किटेक्चर बनता है। ये केव आर्किटेक्चर कैसा था, रॉक कट आर्किटेक्चर का प्रकार था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक पत्थर को काट के गुफाएं बनाई जाती है सर, है ना। तो सामान्य रूप से केव बनता है ये रॉक कट आर्किटेक्चर के प्रभाव के रूप में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके द्वारा रथ बनाए गए। रथ का मतलब होता है चैरियट, अलग अलग शेप के अंदर आकार में। महाबलीपुरम को देखोगे तो आपको रथ आर्किटेक्चर मिलेगा, और वहां से ही तीसरे स्टेप में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें देखने को मिलते हैं फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स। ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझोगे तो वहां से ही ओरिजिनेट होता है द्रविड़ आर्किटेक्चर, एंड वी विल सी कि हाउ द द्रविड़ आर्किटेक्चर विल बी ग्रेजुअली इवॉल्विंग इन दिस टाइम, दैट विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ द द्रविड़ आर्ट फॉर्म एज वेल सर, है ना। तो ये तीनों की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी जो द्रविड़ आर्ट से है। अब पहले केव्स कहाँ पे बनते हैं सर, है ना, समझे। तो केव्स बनता है महेंद्र वर्मन के द्वारा। महेंद्र वर्मन खुद पहले जैनिज्म को फॉलो करता था, मैंने आपको बताया। देन ही गॉट फॉलोअर ऑफ दी शैविज्म, क्योंकि वो अपार के परिचय में है, अपार शैव जी थे सर, ठीक है ना, शिव जी को मानते थे। तो उसने रॉक कट केव टेम्पल्स बनाने की शुरुआत की सर, गेटिंग ओपन, ओके ना, समझे। तो महेंद्र वर्मन ने ऐसा अपना एक दावा किया है एक इंस्क्रिप्शन में जिसका नाम है मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन। ये जगह का नाम याद रखेगा, आपको प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है, कि अंडर द मंडगापट्टू इंस्क्रिप्शन ही इज सेइंग दैट आई हैव डेडिकेटेड अ श्राइन टू ब्रह्मा विष्णु एंड ईश्वरा, एंड दैट वाज मेड विदाउट ट्रेडिशनल मटेरियल सच एज ब्रिक्स, टिम्बर एंड मोटार एज वेल सर। मतलब मैंने पत्थर से बात के बनाया है, मैंने इसमें कभी भी लकड़ा या ब्रिक्स का या मोटार जो सीमेंट का उपयोग होता है वो नहीं किया हुआ है सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये पिलर हॉल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। महेंद्र वर्मन अपने आप को वहां तक कहता है कि मैं तो विचित्र चित्त हूं सर, है ना।
मैं विचित्र चित्त का मतलब क्या है कि मेरा दिमाग घुमा हुआ है सर, ठीक है। एक तरह से वो अपने आप को कहता है कि मैं चित्रकार पुली हूं। मैं चित्रकार पुली का मतलब यह है कि मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में कंसीडर करता हूं सर, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन हैज गिवन मल्टीपल नेम्स टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को ये कहता है कि मैं चेतकरी हूं। चेतकरी मतलब ये है कि मैं चैत्य बना रहा हूं। ये मंदिर एक प्रकार का चैत्य का एग्जाम्पल था जहां पे वर्शिप और प्रेयर्स होती थी, और ऐसी कोई भी जगह जहां पे प्रार्थना होती है, ईश्वर को, प्रभु को याद किया जाता है, उसको चैत्य बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में कहता है। तो ये कह रहा हूं कि मैं चेत करी हूं, मैं चैत्य को करने वाला हूं या मैं बनाने वाला व्यक्ति हूं। सो इज क्लेमिंग हिमसेल्फ एज मल्टीपल नेम्स एंड द पोजीशंस एज वेल सर, ठीक है। बाकी पल्लवों के समय पे कांची का काफी डेवलपमेंट हुआ। कांची के अंदर इन्होंने काफी सारे टेम्पल्स बनाए, और कांची के साथ साथ वी विल सी कि महाबलीपुरम के अंदर भी पल्लवों का अपना कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें अब इनके अंदर से क्या क्या चीजें याद रखनी है थोड़ी बहुत देख लेते हैं सर, ओके। महाबलीपुरम या मामल्लापुरम में बहुत सारे मंदिर है, उसमें एक बहुत ही फेमस टेम्पल आया हुआ है, शोर टेम्पल सर, ओके। ये महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन वन के द्वारा किया गया था सर, ठीक है ना, समझे। सो इट वाज नरसिंह वर्मन वन हु हैड एस्टैब्लिश्ड द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। पहले तो हमें ये कहानी देखनी होनी चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। या नरसिंह वर्मन वन हु एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ महाबलीपुरम, सॉरी माय बैड, द सिटी ऑफ महाबलीपुरम सर, है ना। और इसके अंदर बहुत सारे मंदिर आए हुए हैं, देयर आर मल्टीपल टेम्पल्स। इसमें एक मंदिर आया हुआ शोर टेम्पल। ये शोर टेम्पल वी विल सी कि राजसिन्हा के द्वारा बना है। राजसिन्हा बेसिकली नरसिंह वर्मन के बाद का राजा है सर, ओके। यहाँ पे आलिया भट्ट और वो इसकी जो मूवी है ना, टू स्टेट्स, आपने मूवी देखी होगी, वहां पे शूटिंग भी हुई थी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये वो टेम्पल है जहां पे शिवजी और विष्णु दोनों को डेडिकेटेड टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। यहाँ पे वी विल सी कि एक्सटीरियर वॉल्स है वो विष्णु जी को डेडिकेटेड है, और इंटीरियर वॉल्स को बाउंड्री के अंदर भी इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। शोर टेम्पल की खासियत ये है कि इसके ऊपर जो पूरा का पूरा टॉप है ये 5 मंजिल का है, और ये मोनोलिथ का एक प्रकार आपको मिलेगा। मोनोलिथ का मतलब है ये एक ही पत्थर से बना हुआ आर्किटेक्चर का खासियत आपको मिलता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसको विमान कहते हैं, दैट इज द टॉप पोर्शन। जैसे नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में इसको शिखर कहा गया है, इन द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर दिस इज कॉल्ड एज विमान सर, है ना। ये पिरामिडिकल शेप है, यहां से ही द्रविड़ आर्किटेक्चर की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी सर, ओके। दूसरा, महाबलीपुरम के अंदर आपको 5 पांडवों के रथ देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये 5 पांडवों के रथ बेसिकली महाभारत के ही 5 कैरेक्टर्स हैं। इनको सप्त पगोड़ा कहते थे पहले, आज की तारीख में 5 रथ मिलते हैं, और ये वी विल सी कि जो उस पीरियड के समय की जो डेवलपमेंट है उसको दर्शाते हैं सर, ओके। तो महाबलीपुरम के अंदर आपके रथ आए हैं, इसको पांडवा रथ या 5 पांडवा के रथ के रूप में भी हम लोग पहचानते हैं। हमें क्लियर रहना चाहिए कि इसमें अर्जुन रथ है, द्रौपदी रथ है, धर्मराज रथ है, युधिष्ठिर के लिए आपको देखने को मिलेगा, भीम रथ है आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको मिलते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो धर्मराज रथ का 3 स्टोरी का बिल्डिंग है, अर्जुन रथ में शिव, विष्णु और द्वारपालकों की बेसिकली मूर्ति अवेलेबल है, भीम रथ आपको देखने को मिल जाता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इसमें एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है जिसका नाम है द डिसेंट ऑफ गेंजिस, या इसी को ही अर्जुन पेनेंस और भगीरथ पेनेंस के रूप में पहचानते हैं। महाबलीपुरम इज एक्चुअली द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल सर, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हो या कल्चर जानते हो तो हमें एक कहानी होनी चाहिए कि भारत के अंदर जो नैरेटिव स्टोरीज चलती है, ये नैरेटिव आर्ट के रूप में महाबलीपुरम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स आपको यहाँ से मिलेंगी। इसमें कृष्णा जी का एक मंडप आपको देखने को मिलता है, जहाँ ग्वाला के साथ कृष्णा जी की मूर्तियां या उसके भी एविडेंसेस हमको यहाँ से मिलेंगे, जो आर्टिस्टिक रूप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है सर, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग जब ये चोला पीरियड को, सॉरी पल्लव पीरियड को देखते हैं, तो पल्लव पीरियड के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मिलेगी, और इसी बेसिस के रूप में हम लोग मूलतः से समझ सकते हैं कि कैसे पल्लव आर्किटेक्चर और पल्लव हिस्ट्री की ग्रोथ होती है सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड एंड हाउ द पल्लव पीरियड इज सिग्निफिकेंट फॉर द इंडियन हिस्ट्री एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। इसमें से मनीग्राम के ऊपर से सवाल आया है,
एरीपट्टी के ऊपर से सवाल आया है, महाबलीपुरम के स्कल्पचर के ऊपर से सवाल आ चुका है। डिसेंट ऑफ गेंजिस जो है, ये इसको भगीरथ की तप या गंगा मैया की तप के रूप में पहचानते हैं, उसके ऊपर से सवाल आया है। ये सब आ सकता है कि 5 पांडव रथ कहाँ पे आया, महाबलीपुरम की हिस्ट्री किसने स्थापी है, उसकी स्थापना किसने की थी, ये पोर्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट था। ऐसे बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ से बन सकते हैं। तो आज इतना रखते हैं। लेट अस कंप्लीट this session of the Pallavas, and with this we can conclude out the original part जो हमने शुरू किया था, that is this timeline about 750 to 1000। अब आगे की जो टाइम है एंशियंट इंडिया में वो ट्रांजिशन है, that is the culture of ancient to medieval सर, है ना। हम एंशियंट से मिडीवल में जा रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति कैसे निकल के आई। और एक और टॉपिक आता है, वो है इंपीरियल चोलास का, कि ये चोला डायनेस्टी कैसे पावर के ऊपर आई। अब इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, पर मुझे लग रहा है कि आज हमें एक ब्रेक लेते हैं। आज यहाँ पे पल्लवस को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा तो आई विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक्स एंड देन विल ट्राई टू कंक्लूड इट डाउन एज वेल। सो आप में से जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इन फैक्ट वी आर टेकिंग सम फंटास्टिक लाइव क्लासेस ओवर देयर। आप अनलिमिटेड टाइम हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। और अभी आज का दिन ही आपको ऑफर चल रहा है। टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ बैच 28 से ही। आप ये कोड को यूज करिए PN Live, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये नंबर को कॉल करिए और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इश्यूज विल बी देयर थ्रू आउट दिस कोर्स। इवन आफ्टर आपका कोर्स खत्म हो जाए तो हम शिक्षक के रूप में हमारी तरफ से जो भी मदद होगी वो हम करने के लिए तैयार है। आप जुड़िए हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।